Hello students. So here we are starting our chapter first motion of physics class 9th in the series under SAR for class 9 science one shot. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोशन क्या चीज़ है. मोशन इज चेंज इन पोजीशन. मोशन इज चेंज इन पोजीशन. समय के साथ साथ जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आ रहा है तो उसे हम कहेंगे कि उसने मोशन शो किया. जैसे कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला गया तो उसने क्या किया, मोशन किया. दिस इज सिंपल, बस इतना ही है मोशन. ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो स्लाइड के थ्रू देखते हैं. पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एग्जांपल क्या है, कार मूविंग ऑन अ रोड, बॉल फॉलिंग फ्रॉम द टेबल, देयर इज अ टेबल. ठीक है, और इस टेबल पे से एक बॉल नीचे गिर रही है तो वो बॉल इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ रही है, अपनी पोजीशन में चेंज कर रही है. सो दैट इज ऑल्सो शोइंग मोशन. ठीक है, मोशन को हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं. इसे हम फर्दर समझेंगे जस्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन करेंगे. कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन वाला मोशन. वो मोशन जो एक पॉइंट से शुरू हुआ और इस पॉइंट पे मुड़ गया, खत्म हो गया, विदाउट टर्निंग, दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन. चला, खत्म हुआ. अगर वो टर्न कर रहा है तो अगेन वो स्ट्रेट पाथ पे ही चल रहा है. दिस इज रेक्टिलिनियर मोशन. सर्कुलर मोशन नाम से जो पता चलता है हमें, एक सर्कुलर पाथ में होने वाला मोशन है सर्कुलर मोशन. जैसे कि ऑर्बिट में सैटेलाइट मूव कर रही है तो वो एक सर्कुलर मोशन शो कर रही है. जनरली पार्क्स में सर्कुलर पाथ बनाया जाता है रनिंग के लिए, तो उस पर अगर कोई एथलीट या कोई पर्सन रन कर रहा है सो दैट इज शोइंग सर्कुलर मोशन. ओके, नेक्स्ट पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन वो मोशन है जो एक ही जैसा मोशन एक फिक्स्ड पर्टिकुलर टाइम में बार बार रिपीट हो रहा हो. जैसे कि पेंडुलम का मोशन यहाँ से समझते हैं. पेंडुलम इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, यानी अगर इधर साइड जाने में वो 1 सेकेंड ले रहा है तो सेम इधर जाने में वो 1 सेकेंड लेगा अपनी मेन पोजीशन यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से. दिस इज पीरियोडिक मोशन. फिर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यानी कि ऐसे हम डिवाइड कर लेते हैं. लेट्स से दिस इज 2 मीटर, दिस इज ऑल्सो 2 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 2 मीटर. ये 2 मीटर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में कवर किया. नेक्स्ट जब t इक्वल्स टू 4 सेकेंड हुआ तब अगेन 2 मीटर कवर हुआ. जब t इक्वल्स टू 6 सेकेंड हुआ देन अगेन 2 मीटर कवर हुआ. यानी कि हर 2 सेकेंड पर सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है. दिस इज यूनिफॉर्म मोशन. वहीं अगर ऐसा क्या होता, यहाँ पे 2 की जगह पे से यस अगर 2 की जगह यहाँ पे 5 मीटर कवर हो जाता, देन 10 मीटर कवर होता या फिर 1 मीटर कवर होता. फर्दर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस करेंगे इसी सेम लेक्चर में. नेक्स्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझते हैं अलग से. डिस्टेंस क्या चीज़ है? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर. जितना पाथ कवर किया वो टोटल कितना कवर किया. चाहे मैंने इस पॉइंट से शुरू किया, ए पॉइंट से मैंने शुरू किया और मैं घूम फिर के अल्टीमेटली ए पॉइंट पे वापस आ गया, तो ये जितना भी पाथ मैंने कवर अप किया, ये जितना भी पाथ मैंने कवर किया, ये सारा का सारा क्या होगा, मेरा डिस्टेंस होगा. मुझे इस कंप्लीट की मेजरमेंट बतानी होगी कितनी है तो मैं डिस्टेंस बताऊंगा. लेकिन अगर जहाँ से चल के मैं वहीं वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है. कैसे, इसे समझते हैं. ठीक है, सबसे पहले बेसिक लेके चलते हैं. पॉइंट दिस, ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट था जहाँ से जो थी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी. देन हम चले गए पॉइंट बी पे. ठीक है, ये ए पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, फिर हम गए बी पॉइंट पे, फिर मैं गया सी पॉइंट पे एंड देन मैं चला गया डी पॉइंट पे. लेट से ए टू बी की डिस्टेंस जो थी वो 10 मीटर की थी, बी टू सी की डिस्टेंस जो थी वो 5 मीटर थी. 5 मीटर, यस. एंड सी टू डी भी अगेन 10 मीटर था. मुझे अगर कहा गया कि मुझे डिस्टेंस बताना है, मुझसे अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो क्या होगा, 1 सेकेंड. यस, सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगा 10 प्लस 5 प्लस 10, यानी टोटल पाथ कितना कवर किया. टोटल पाथ कितना कवर हुआ, ये 10 कवर हुआ, देन ये 5, देन ये 10 कवर हुआ, यानी अल्टीमेटली 10 प्लस 5 प्लस 10 कवर हुआ, यानी 25 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ. लेकिन जब बात करें हम, जब बात करें कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ,
सो डिस्प्लेसमेंट के बारे में पहले में जानना होगा कि डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज़। अगेन उस एग्जाम्पल में आएंगे। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। सॉरी, मिनिमम डिस्टेंस या फिर मिनिमम पाथ जो लिया जा सकता था, डिस्प्लेसमेंट वही होता है। ठीक है, तो इस केस में इतना ज़्यादा घूम के जाने की जगह, ये बंदा जो था पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो इतना घूम के जाने की जगह अगर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाता, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाता तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होता। ये कैसा पाथ होता? शॉर्टेस्ट पाथ होता। और शॉर्टेस्ट पाथ ही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, सो हमें डिस्प्लेसमेंट बताना होगा अगर इसका, तो हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस जो होगा ए टू डी का डिस्टेंस डायरेक्ट जो होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना मेजरमेंट होगा? ये 5 है तो ये भी 5 मीटर होगा। सो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया अपने पास? डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? 5 मीटर। ठीक है, सो डिस्टेंस इन दिस इज 25 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। अल्टीमेट यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा, फर्दर कहा गया कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। हमेशा डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होगा या फिर नहीं होगा, दैट इज जीरो होगा। लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और जीरो भी हो सकता है। सो ये सब कैसे है इसे समझते हैं। यस, ओके, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक पार्टिकल है जिसने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट बी तक गया और इस पॉइंट पे इसने यू टर्न ले लिया। हम अलग दिखा रहे हैं जनरली, वैसे एक्चुअल हो क्या रहा है कि वो इसी पाथ पे गया और इसी पे वापस आ रहा है, पर हम इसे प्रॉपर डिस्क्राइब करने के अलग अलग दिखा रहे हैं। इसने यू टर्न लिया, वापस से पॉइंट पे आया, लेकिन यहाँ रुका नहीं, ये और आगे चला गया सी पॉइंट पे। सो जो डिस्टेंस ए से बी के बीच है वो है 10 मीटर का, और ए से सी के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 5 मीटर का। ठीक है, तो बंदा कहाँ गया? ए से बी चला गया। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे। यस, ए से बी गया तो 10 मीटर का कवर किया डिस्टेंस। मैं अभी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस। ठीक है, फिर अगेन यस, इधर गया, देन इधर गया तो अगेन 10, अब इधर चला गया तो 5, तो अगेन कितना डिस्टेंस आ गया? 25 मीटर का। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल, जस्ट लेट मी चेंज द कलर। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल के बीच की दूरी। इधर गया और इधर से इधर आ गया, यानी जहाँ से स्टार्ट किया था ये वापस यहाँ पर आ गया। इट मीन्स फिलहाल कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ इस पॉइंट तक, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या था? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। तो यहाँ से शुरू करके वापस यहाँ आ गया, तो अभी यहाँ पे तो कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन वो यहाँ रुका नहीं, वो इधर चला गया। अब जब इधर गया तो ये फाइनल डिस्टेंस हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। तो इनिशियल से फाइनल के बीच की दूरी क्या हो जाती है? डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 5 मीटर हो जाएगी। दिस इज समथिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर बात आती है कि डिस्टेंस जीरो कैसे हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हुआ। वो एक और एग्जांपल लेंगे तब समझ आएगा। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो एक केस लेते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ का। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, और ये दूरी लेट से 20 मीटर की है। बंदा यहाँ से शुरू करता है, यहाँ पर आता है और रुक जाता है। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताएं। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? अगेन ये भी 20 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि बंदा यहाँ से गया और यहाँ पर रुक गया, इस पॉइंट पे शुरू किया, इस पॉइंट पे आके रुक गया, और यहाँ पे कुछ टर्न ही नहीं है, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस मिनिमम है वो यही बनता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल एक। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिस केस में डिस्टेंस जीरो होगा। तो डिस्टेंस जीरो का मतलब है कि बंदा जो था वो पॉइंट ए पे है और वो वहीं खड़ा है, ये यहीं खड़ा है, कहीं नहीं हिला। सो इस केस में तो डिस्टेंस जीरो हो गई, है ना, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही तो डिस्टेंस जीरो होगी। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कुछ कह सकते हैं आप? यस, जब डिस्टेंस नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट भी। ठीक है,
लेकिन क्या कोई ऐसा केस है जिसमें डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा? यस है, जैसे कि एक सर्कुलर मोशन। एक सर्कुलर मोशन है ये, एक सेकेंड मैं शेप्स का यूज़ करता हूँ। यस, इट इज़ परफेक्ट नाउ। ठीक है, इसका रेडियस है ऐसे 5 यूनिट्स ऑफ इसका रेडियस है। ठीक है, 5 यूनिट इसका रेडियस मैंने ले लिया। अब मेरे को बताना है, बंदे ने यहाँ से शुरू किया, से यहाँ से कर लेते हैं, लेट्स से इनिशियल पॉइंट ये थी, यहाँ से शुरू किया, गया 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 गया, घूम फिर के वापस यहीं आ गया, एक राउंड लगा के वापस यहीं पर आ गया। ठीक है, इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इस सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा, क्योंकि इस सर्कल के एज पे ये भाग रहा था। डिस्टेंस तो हमें गिनना पड़ेगा जितना पाथ कवर किया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा, तो यानी 10 पाई हो जाएगा, क्योंकि 2 × 5 10 पाई हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो मैं देख रहा हूँ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट तो सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, ये केस हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे डिस्टेंस 0 नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है, ओके। क्लियर है? फर्दर आगे बढ़ते हैं और चीज़ों पे। इनकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर है, क्योंकि एट दी एंड दोनों ही क्या है? दोनों ही लेंथ हैं, तो वो मीटर यूनिट शो करेंगे, एसआई यूनिट। अच्छा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो केवल मैग्नीट्यूड की ओर दिखे। मुझे ये पता चल रहा है कि बंदे ने 10 मीटर कवर किया, 10 मीटर कवर तो किया, पर 10 मीटर ईस्ट में गया या 10 मीटर नॉर्थ में गया? ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, या फिर 10 मीटर पॉजिटिव एक्सिस पे गया, 10 मीटर नेगेटिव एक्सिस पे गया, ये मुझे नहीं पता चलता स्केलर में। केवल मुझे पता चलता है कि वो 10 मीटर चला है। लेकिन अगर मैं बात करूँ वेक्टर की, तो मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता चलती है। यानी कि मुझे ये पता चलेगा कि बंदा 10 मीटर तो चला, पर 10 मीटर वो ईस्ट में गया या 10 मीटर वो वेस्ट में गया, मुझे ये पता चल रहा है। या 10 मीटर वो पॉजिटिव एक्सिस पे गया, 10 मीटर वो नेगेटिव एक्सिस पे गया। इस चीज़ों की जानकारी मुझे वेक्टर मिलती है, यानी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड वेक्टर में मिलता है, और केवल मैग्नीट्यूड हमें स्केलर में मिलता है, नो डायरेक्शन एट ऑल। सो डिस्टेंस जब हम देखते हैं तो मुझे डिस्टेंस में केवल और केवल मैग्नीट्यूड मिलता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मुझे डायरेक्शन भी देखना होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया था ये वाला, इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि वो इधर चला गया, तो मुझे यहाँ पर ये लेना पड़ेगा, इसे मुझे समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे ये समझना पड़ेगा कि वो नेगेटिव एक्सेस में 5 मीटर गया, तो मैं कहूँगा यहाँ पे, अगर मैं प्रॉपर डायरेक्शन के साथ लिखूँ, पूरा प्रॉपर साइन के साथ लिखूँ, तो यहाँ पे मैं -5 मीटर लगाऊंगा, अगर ये वेक्टर में मैं पढ़ रहा होता था। बट फिलहाल यहाँ पे वेक्टर नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम नॉर्मली यहाँ लिख देंगे 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, एक फाइनल एग्जाम्पल देखते हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे बच्चा गया, 4 मीटर कवर किया, बी टू सी गया, 3 मीटर कवर किया। ठीक है ना? हाँ, 3 मीटर कवर किया। डिस्टेंस कितना होगा? dt लिखते हैं, डिस्टेंस हो गया 4 + 3 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ए से बी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, स्ट्रेट पाथ, तो यही है वो, तो इसके बीच में ये कितना देर का है? 5, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 5 मीटर का। आई होप इसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो चुके होंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें डायरेक्शन की बात करेगी है, सबसे पहले डायरेक्शन समझते हैं। हमारे पास ये एक्सेस होती है, ठीक है, जिसे हम पॉजिटिव एक्स कहते हैं, सॉरी पॉजिटिव एक्सेस होती है ये नेगेटिव एक्स साइड हो जाती है, ये पॉजिटिव वाई साइड होती है, दिस इज नेगेटिव वाई साइड। ठीक है, ठीक, ये मेरा ईस्ट है, ये वेस्ट है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, बस इसे याद रखना। क्वेश्चन समझते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट ने 3 किलोमीटर ईस्ट में वॉकिंग करी, ईस्ट प्रॉपर हम पहले ग्राफ बना ही लेते हैं। तो 3 मीटर किधर गया वो? ईस्ट में गया 3 किलोमीटर। फर्दर 4 किलोमीटर नॉर्थ में गया, यस 4 किलोमीटर नॉर्थ में गया। तो डिस्टेंस कितना चला? ये सेम यही क्वेश्चन है ना, ऐसा ही क्वेश्चन आ गया अगर वैल्यू बेस देखे तो डिस्टेंस कितना हुआ? 3 + 4 7,
मीटर का 7 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 इधर 4 इधर, ये क्या बन रहा है एक 90 डिग्री का एंगल, यानी यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और हम कह सकते हैं क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो हमें क्या देगा 5 किलोमीटर। ठीक है, इससे कुछ कंक्लूजन्स भी निकलते हैं, अब उन कंक्लूजन को समझेंगे। ठीक है, या फिर अल्टीमेट पहले क्वेश्चन सारे कर लेते हैं जो भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं इसके ऊपर। हाँ ठीक है, वो यहाँ पर कवर हो जाएगा कंक्लूजन इस क्वेश्चन में। ठीक है, पार्टिकल इज मूविंग टू अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। ठीक है, ओके, ये है बंदे ने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर आके रुक गया। वो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आधा ही सर्कल उसने चला, यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ पर रुक गया। इस पॉइंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस पहले तो कितना होगा, से अगर सर रेडियस इसका आर है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही जानते हैं, यहाँ पे प्लस डिस्टेंस भी बताना है। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हो जाएगा हाफ ऑफ सर्कमफरेंस यानी 2πr/2, यानी कि पाई आर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस स्ट्रेट पाथ, यही है। ये कितना होगा, इतना आर है और ये आर, ये डायमीटर के इक्वल होता है, डायमीटर इज 2r, तो डिस्प्लेसमेंट इज 2r। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके, ये कह रहा है कि न्यूमेरिकल रेशियो जब मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का लूँ किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट शो कर रहा है, ऑब्वियसली तभी डिस्टेंस आएगा, तो वो क्या आएगा, वो रेशियो क्या शो करेगा, समझते हैं। मैंने देखा कि जब जब डिस्टेंस होगा तब तब डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, डिस्टेंस अगर है तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट है, और हो भी सकता है कि ना हो। इन द केस जहाँ से स्टार्ट किया वहीं आ गया, यहाँ से चल के गया था वापस घूम के यहीं आ गया, इस केस में डिस्टेंस तो होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। यानी इस केस में क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। ठीक है, लेकिन अगर वो इधर चला गया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या डिस्टेंस नेगेटिव होगा, नहीं, डिस्टेंस क्या हो जाता है हमारा, ऐड ऑन हो जाता है। हर बार जितना पोजीशन वो चलता जाएगा, जितने स्टेप्स वो चलता जाएगा, जितने मीटर या जितना किलोमीटर वो चलता जाएगा, वो ऐड ऑन होता जाएगा इन द केस ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अब इन सबको हटा देते हैं। यस, सो ऑलवेज इक्वल टू 1 आएगा, ये कहना तो गलत है क्योंकि हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होते। अभी देखा हमने यहाँ पर भी πr इधर 2r, सेम इधर भी देखा था 7 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। क्या ऑलवेज लेस देन 1 होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस पूछा यहाँ पे। ठीक है, ऑलवेज मोर देन 1 होगा, क्या हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा चाहिए लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बड़ी चाहिए होगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये भी गलत हो जाता है। क्या ऑलवेज लेस देन 1 होगा, क्या इक्वल और लेस देन 1 होगा, यस, ये करेक्ट आंसर है। क्यों, इक्वल भी तो हो सकता है, इनके स्ट्रेट लाइन पाथ है, यहाँ से शुरू करा यहाँ तक पहुँच गया, 10 मीटर डिस्टेंस और 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस ज़्यादा हो, डिस्प्लेसमेंट कम हो। इन द केस वापस आके कुछ इधर चला गया, तो इस केस में मेरा डिस्टेंस कितना हो गया 20, और ये जो भी था लेट से 5 मीटर है, तो ये मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया बस। और डिस्टेंस 20 + 5 25 हो गया, तो इसका रेशियो या तो 1 होगा या फिर 1 से कम होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे कुछ कंक्लूजन आते हैं, वो लिख लेते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, ओके, और डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, अदर केसेस जो भी होंगे। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट खत्म होता है। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अपने आप करना। फर्दर स्पीड पे बढ़ते हैं। स्पीड क्या चीज़ है, स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज स्पीड। ठीक है, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद टाइम। एग्जाम्पल क्या है, कार ड्राइविंग ऑन अ लॉन्ग रोड, इसे हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ मेजरमेंट नहीं दे रखी। ठीक है, कुछ अगर बताता कि कितना चला, क्या कितना टाइम मिला, तो हम इस एग्जाम्पल को ले सकते हैं। रनर कंप्लीटिंग 100 मीटर रेस, अब रनर ने 100 मीटर रेस कवर करा, एक चीज़ ऐड करते हैं यहाँ पे, इन से 1 मिनट या 60 सेकेंड लिखते हैं,
इन 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड में 100 मीटर की रेस कवर की। तो अगर मुझे स्पीड पूछी जाए तो मैं कह सकता हूँ कि 100/60, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। ठीक है, स्पीड हमें बताता है हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। दिस शोज की स्पीड क्या है, स्केलर है। स्पीड में मुझे ये तो पता चला कि इस बंदे ने कुछ ऐसा लेते हैं जो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट में ना जाए, अदरवाइज मैं पॉइंट लेता हूँ तो 1.67 जा रहा है। यहाँ पे लेता हूँ 10 सेकंड के अंदर लेट से इसने कवर कर लिया। ठीक है, तो अगर 10 सेकंड में कवर किया तो स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, 100/10। तो मुझे अगर पता चल रहा है कि इस रनर ने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी इसकी, लेकिन मुझे यहाँ ये नहीं पता चलता कि वो 10 मीटर स्पीड पॉजिटिव डायरेक्शन में थी या नेगेटिव डायरेक्शन में, या ईस्ट में थी या वेस्ट में थी। ठीक है, ऐसा नहीं पता चलता, तो दिस इज स्पीड। लेकिन वहीं अगर वेलोसिटी की बात करें तो इसमें मुझे पता चलता है कि कौन सी डायरेक्शन में बंदा गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यहाँ ये मेजर डिफरेंस है कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं क्योंकि हमें डायरेक्शन देखनी होती है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। कार मूविंग टू द नॉर्थ, बॉल फॉलिंग डाउनवर्ड, यानी कार जो है वो किधर जा रही है, वो नॉर्थ में जा रही है, इधर की तरफ जा रही है। बॉल जो है वो नीचे की तरफ गिर रही है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी स्पीड विद डायरेक्शन, दिस इज बेस्ट पॉइंट, वेलोसिटी स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ ये सारी चीज़ें कवर हैं। अब इनकी यूनिट की बात करते हैं। ये कुछ डिफरेंस है इनके बीच में। ये स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करती, इसलिए स्पीड हमेशा पॉजिटिव है एज डिस्टेंस इज पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों हो सकती है। क्यों नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, स्पीड में केवल ये बता रहा है कि कितनी तेजी से ऑब्जेक्ट चल रहा है, लेकिन वेलोसिटी में बता रही है कितनी तेजी से और किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, इसकी यूनिट में आते हैं। एवरेज स्पीड इज नथिंग जस्ट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यानी अगर कई बार इस पॉइंट पे कुछ स्पीड थी, इस पॉइंट पे कुछ स्पीड थी, इस पॉइंट पे कुछ स्पीड थी, तो नेट कितनी स्पीड रही है एवरेज, वो हमें पता चलता है एवरेज स्पीड से। इसका मामला जस्ट होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिमिलर एवरेज वेलोसिटी का भी होगा। एवरेज वेलोसिटी ये क्वेश्चन ये गलत है, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। कैसे, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। बाई टाइम होता है तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है, तो मीटर पर सेकेंड यहाँ से आता है। अब कब स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होंगे, ऑब्वियसली जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हुआ, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, कोई डायरेक्शन का चेंज नहीं होगा, उस केस में हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो जाएंगे। बट वहीं अगर ऐसा नहीं है, अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है तो स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल नहीं होंगी। उस केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली ये पता है, क्लियर है। ठीक है, तो अगर उस केस में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा होगी। अगर एक जैसे सर्कुलर ट्रैक का ऑप्शन दे रखा एग्जाम्पल, तो इस केस में वेलोसिटी और स्पीड दोनों अलग अलग होंगी। अगर यहाँ से स्टार्ट करके वापस नहीं आ जाता है तो इस केस में स्पीड तो है, ये वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, स्पीड कब 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 जीरो हो सकती है, ना स्पीड कब कब जीरो हो सकती है, कब कब पॉजिटिव होती है और कब कब नेगेटिव होती है। स्पीड कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होगी। अगर स्पीड जीरो है इट मीन्स ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वो मूव ही नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, केवल उसी केस में स्पीड रेस्ट पे होगी, सॉरी जीरो होगी। रेस्ट कौन सा कंडीशन है, जैसे मोशन हमने पढ़ा चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे नो चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज नहीं है। ठीक है, स्पीड कब जीरो हो रही है, जब रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा जो पड़ेगा था उसे यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले इसे कर लेते हैं कंप्लीट। पॉजिटिव तो कब होगा, हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव तो होगी नहीं क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं है, और अदर केसेस में हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, वेलोसिटी की बात में करेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जो मोशन है हमारा और रेस्ट है, ये दोनों ही रिलेटिव टर्म है। ये दोनों कैसे टर्म है, रिलेटिव टर्म है। मतलब कि
ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट जो किसी के लिए मोशन में है वो हर किसी को मोशन में ही लग रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक बस है, ठीक है, एक बस है, ओके, अच्छा, ओहो, ऐसे ही ठीक है यार, हाँ ठीक है, एक बस है, सॉरी, जिसमें दो बंदे हैं, एक ए और एक ए, और एक बंदा ग्राउंड पे खड़ा है। लेट्स से इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, और ये बस मूव कर रही है, ये बस यहाँ से निकल के गई। तो ए ग्राउंड पे खड़ा है, ए के अकॉर्डिंग ए ने जब देखा, ये जब क्या है, आँख है, मैंने आँख में ये बना दिया, उस केस में जो है बी जो है, मैं अभी केवल मानता हूँ बी को रिस्पेक्ट में लेते हैं और ए और बी की बात करते हैं। बी क्या कर रहा है, मोशन शो कर रहा है ना, बी इज शोइंग मोशन, क्योंकि बस के साथ वो उसके सामने से निकला। पहले बी की पोजीशन यहाँ थी जब वो बस में था, बस यहाँ थी, लेकिन अब वो यहाँ आ गया, यानी पोजीशन चेंज हुई, यानी बी मोशन में है। लेकिन जब मैंने कहा सी क्या दिखता है, सी कहता है कि बी तो अभी भी मेरे पीछे ही है और यहाँ पर भी मेरे पीछे ही था, यानी बी ने तो कोई मोशन नहीं किया, तो इसके अकॉर्डिंग बी क्या है, रेस्ट पे है। यानी एक ही पॉइंट पे मैंने देखा कि बी मोशन में भी है और रेस्ट में भी है। डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंस आया देखने वाला कहाँ से देख रहा है, यानी कि देखने वाले की क्या पोजीशन है वो डिसाइड कर रहा है कि बंदा मोशन में है, रेस्ट में है। रिलेटिव टर्म इसीलिए कहा जाता है इसे। वेलोसिटी कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। यस, वेलोसिटी तीन हो सकते हैं। जीरो किस केस में होगी, उस केस में जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो उस केस में जीरो हो जाएगी। पॉजिटिव अदर केसेस में रहेगी, और नेगेटिव तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे, इधर जा रहा था न्यूटन लिया, इधर जाने लगे, या फिर यहीं से इधर ही जाने लगे, ठीक है, डायरेक्टली, यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाने लगे या फिर नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जाने लगे ऑब्जेक्ट, तो उस केस में वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाती है। बस ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें यहाँ पे कंसाइज करके लिखा हुआ है, और कुछ नहीं अलग। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फर्दर ग्राफ पढ़ेंगे उसमें समझ आएगा। स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। कार कॉन्स्टेंटली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती जा रही है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर इन अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, यानी अगर पहले 2 सेकंड में 10 मीटर कवर हुआ था, तो दूसरे 2 सेकंड्स में, सॉरी, पहले 2 सेकंड में अगर 10 मीटर कवर हुआ तो दूसरे 2 सेकंड के अंदर वो 5 मीटर ही कवर कर पाया, और थर्ड 2 सेकंड्स के अंदर उसने केवल 1 मीटर कवर किया। जैसे कि ट्रैफिक के दौरान होता है, हैवी ट्रैफिक के अंदर कार ऐसी चलती है, कभी तो बहुत ज़्यादा चलेगी, कभी धीरे धीरे चलेगी, कभी अचानक से बहुत ज़्यादा चलेगी, कभी धीरे धीरे चलेगी, स्पीड कांस्टेंट नहीं आनी है। दिस इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। बस ये ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। स्ट्रेट जो स्लोप होता है, फर्दर पढ़ेंगे इसे, तो जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो हमें स्पीड या वेलोसिटी देता है। स्पीड फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो अगर ये स्ट्रेट है, दिस मीन्स कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, यानी कि हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन है। वहीं अगर एक कर्व है, दिस मीन्स कांस्टेंट नहीं है, इस केस पे अलग डिस्टेंस है, इस केस पे अलग डिस्टेंस है, इस केस टाइम पे अलग डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का काफ़ी बेस्ट क्लासिक एग्जाम्पल है बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट। बॉल अनइक्वल डिस्टेंस करती है कवर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आती जाएगी वैसे वैसे क्या होती जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। किस लिए, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है उस पर, ग्रेविटी है, इसलिए क्या होता है, मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें चीज इक्वल डिस्टेंस कवर इक्वल, वही चीज आपने समझा, तब जब सेम डिस्टेंस इक्वल कवर होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और अनइक्वल है तो अनइक्वल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाता है। अब अगेन नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि स्टार्टिंग में अगर बंदे की वेलोसिटी लेट्स से 4 मीटर पर सेकंड थी, अब इस पॉइंट पे जब चलते चलते क्या होगी, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी, तो वेलोसिटी चेंज होगी, कितनी देर में चेंज हुई, सही चेंज हुई 3 सेकंड से, 3 सेकंड के अंदर चेंज हुई। तो मुझे कहा एक्सेलरेशन का, तो मैं कहूंगा एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी चेंज कितना है, चेंज होता है फाइनल इनिशियल बड़े से छोटा करने, बड़ा कौन सा, 10 मीटर पर सेकंड माइनस 4, और कितने समय में, 3 सेकंड में, ये क्या गया 6/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, सेकंड वेट हो गया 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये सेकंड में सेकंड से आ जाएंगे। So acceleration is defined as rate of change in velocity with respect to time. यूनिट समझ आ गई, ये मैंने दिस इज फाइनल वेलोसिटी, v is फाइनल वेलोसिटी एंड u is इनिशियल वेलोसिटी। इज टाइम टेकन, जितना टाइम लगा वेलोसिटी को चेंज करने में, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, जो चेंज हुआ वेलोसिटी के अंदर वो कांस्टेंट है, यानी कि रैंडम चेंज हो रहे हैं, जो चेंजेस आए जैसे यहाँ पर आया 10 यानी 6 मीटर पर सेकंड चेंज आया, नेक्स्ट सेकंड 6 मीटर पर सेकंड चेंज आएगा, और नेक्स्ट 3 सेकंड के अंदर, ठीक है, ये 6 मीटर पर सेकंड हुई। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पर ऐसा ना हो तो यहाँ 16 की जगह पे 26 मीटर पर सेकंड हुई, इतनी हुई, तो ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। एक पॉइंट था, ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्ट करी जब वो रेस्ट से स्टार्ट करा, और चलते चलते 10 सेकंड लगे, ऐसे 10 सेकंड्स लगे, और इसने वेलोसिटी अपनी कर ली है 10 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताओ कितना एक्सेलरेट किया, तो मैं कहूँगा जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है उसे जब हम इनिशियल से माइनस करें और टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाती है इसकी एक्सेलरेशन। यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से इसने अपनी क्या कर ली, स्पीड चेंज करी, स्पीड इंक्रीज करी। दिस इज एक्सेलरेशन। यूनिट कैसे बनी इसकी, यूनिट बनी है वेलोसिटी बाय टाइम, अल्टीमेटली वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड और टाइम इज सेकंड।
तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो गया। डिटेल में भी जैसे कि ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट होती है। ये यूनिफॉर्म है। जब एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप करता है नीचे ना, तो उस समय इसके ऊपर केवल एक ही एक्सेलरेशन लगता है, जिसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज जिसे हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। जी, स्मॉल जी से इसे डिनोट करते हैं। थ्रू आउट द जर्नी इसके ऊपर केवल एक ही एक्सेलरेशन लग रहा होता है, वो होता है ये 9.8। इसलिए ये क्या हो जाता है हमारे पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर आ जाता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर आ जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कार इंक्रीजिंग इट स्पीड बाय 2 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। हर सेकंड पे 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है, यानी हर पॉइंट पर इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। स्पीड चेंज इन स्पीड बाय टाइम, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, जब अनइक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो, ठीक है। जैसे कि कार हैवी ट्रैफिक के अंदर भी ऐसा होता है, ठीक है। और मूविंग ट्रेन है, ट्रेन मूव कर रही है, तो ट्रेन क्या एक सिंगल स्पीड से चलती रहती नहीं, ट्रेन की स्पीड कभी तेज होती है, कभी धीरे होती है, कभी तेज होती है, कभी धीरे होती है, तो वो फिक्स नहीं होता। जो स्पीड है वो ऐसा नहीं है कि एक फिक्स्ड स्पीड जो है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर चेंज हो रही है, नहीं, वो रैंडम चलती है, ठीक है। विद दिस वी डन विद एक्सेलरेशन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन समझते हैं क्या चीज़ होती है। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं, 3 इक्वेशंस हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, और इन पे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे? 3 इक्वेशन कौन कौन सी हैं? पहली है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नेक्स्ट थर्ड है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। ये 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास। अब इन तीनों को हम समझते हैं कि इनमें कौन सी चीज़ क्या है। तो जो हमारा v होता है वो होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, और u होती है इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, s इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट, एंड t इज टाइम। t का नोट नहीं कर रखा, ओके यहाँ कर देते हैं, t इज टाइम, ठीक है। वो t कर अभी कहाँ जा, t है ही नहीं, ओके रुको हटा ही देते हैं सर। यस, t इज टाइम। समझते हैं एक एग्जांपल की तरह, क्या चीज़ इनिशियल वेलोसिटी होती है, क्या चीज़ फाइनल वेलोसिटी होती है, इन सब चीज़ों को समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है अपने पास, है ना, अपने पास एक ऑब्जेक्ट है इस तरह का, ठीक है। कार है, से एक कार है इस तरह की, ठीक है। अब ये कार जो है ना, ये रेस्ट पे है, ठीक है। कार किस पे है, एक सेकंड, हाँ जी, कार किस पे, रेस्ट पे है। कार रेस्ट पे है, यानी कार मूव नहीं कर रही है, लेकिन इस कार ने क्या करा, मूव करना शुरू करा। जब इस कार ने मूव करना शुरू करा, तो जस्ट इन 10 सेकेंड इस कार ने स्पीड ले ली 20 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे बताओ कितना एक्सेलरेट इसने किया, एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, कितना एक्सेलरेशन इसने किया, दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही था एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला, हाँ जी। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी ये है, ये अपने पास क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। ये वाली अपनी फाइनल वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि जर्नी हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने बात यहाँ तक की करी, तो अपने पास ये क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। तो अपने पास v की वैल्यू क्या आ जाती है, v की वैल्यू आ जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू क्या होगी, u इनिशियली रेस्ट पे था अगर, यानी u यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये चीज़ 0 से स्टार्ट होकर के 20 तक गई है, तो इनिशियली 0 है, तो 20 माइनस 0, टाइम कितना लगा, तो टाइम यहाँ पे हमें दे रखा है कि 10 सेकेंड का टाइम लगा, यानी कि यहाँ पे 10 लगा देंगे। आंसर क्या आता है, 20/10 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपना एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है। अब हमने तो एक्सेलरेशन निकाला, इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या समझा है इसमें, इक्वेशन ऑफ मोशन का हमें इसमें ये समझ आता है कि एक तो इनिशियल वेलोसिटी क्या चीज़ है हमने देख ली, एक तो फाइनल वेलोसिटी क्या चीज़ है वो देख लिया, टी टाइम था हमने ये देख लिया, ए एक्सेलरेशन हमने ये देख लिया। अब जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करते हैं, यानी कैसे उनका फॉर्मूला आया, तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल आता है एक्सेलरेशन के फॉर्मूले का, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वो इस ही फॉर्मूले से डेराइव होती है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स को दिखने लग गया होगा कैसे डेराइव हो रही है, तो ये डेराइव होती है कुछ इस तरीके से कि अगर इस टी को मैं इधर ले जाऊँ, ले जा सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू हो जाता है। वहीं अगर मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, इस यू को, इस माइनस यू को जब इधर लेके जाऊँगा तो ये प्लस यू बन जाएगा, ठीक है। इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाने से साइन चेंज हो जाता है, तो ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी हो जाएगा। सही, थोड़ा सा तरीके से लिखे तो वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हो जाएगा, बड़ा लिख रहा हूँ सो दैट कि क्लियर रहे। वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डराइव हो जाती है, बस यही है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिसकी डेरिवेशन कहाँ से हो गई, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से हो गई, ठीक है।
यहाँ से हम डेरिवेशन पे चले गए थे। डेरिवेशन दो मेथड्स होते हैं, एक ग्राफिकल मेथड है जो पहले ग्राफ पढ़ेंगे उसके बाद समझ आएगा, दूसरा एल्जेब्रिक मेथड होता है, फॉर्मूले से ही फॉर्मूला निकालते हैं। तो हमने भी एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को तो डेराइव कर दिया। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ हम क्या कर सकते हैं, उसे कैसे डेराइव कर सकते हैं। यहाँ से इसकी थियरी भी समझ लेते हैं। व्हेन कंसीडरिंग अ बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फिर हमने क्या करा, हमने इस तरह की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से चल रहा है टाइम t के लिए, ठीक है। आफ्टर टाइम t लेट्स फाइनल वेलोसिटी v होगी। हमने डेफिनेशन एक्सेलरेशन की पढ़ी है जिसके अकॉर्डिंग चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम हमें पता है एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। उससे अल्टीमेट हमने फॉर्मूला लिखा, अल्टीमेट हमारे पास आंसर आ गया। एक की पॉइंट पहले लिखते हैं, उसके बाद आगे डेरिवेशंस करेंगे। वो की पॉइंट क्या चीज़ है? की पॉइंट ये है कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगने की कंडीशन है। यस, कंडीशंस क्या है? एक कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन वो ये होती है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो अपने पास वो कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, टाइम के साथ चेंज ना हो रहा, कांस्टेंट रहे एक्सेलरेशन। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन मोशन कैसे ड्राइव होती है। सेम चीज़ें होती हैं, पहले एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, लेकिन हमारे पास क्या चीज़ नहीं है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नहीं है। फाइनल वेलोसिटी की बात यहाँ पे नहीं करिए, यानी कैसे भी हमें फाइनल वेलोसिटी को एलिमिनेट करना होगा अगर हम किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करें तो, या कोई ऐसा फॉर्मूला लेना होगा जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं, कोई ना फाइनल वेलोसिटी, कोई ऐसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या पहले हम सोचें कि क्या हम कुछ इस फॉर्मूले से कुछ कर सकते हैं? बहुत मोटी नहीं, कुछ इस फॉर्मूले से कर सकते हैं नहीं, पहले हमें ये सोचना है कुछ तो कर सकते हैं अगर हम इसे एलिमिनेट कर दें, इसे हटा दें, है ना। लेकिन हमें चाहिए डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए तो मुझे इतना ही पता है, एक मिनट। अच्छा, यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होना कि एस से स्पीड होती है, लेकिन हम डिस्टेंस के लिए एस यूज़ करते हैं, ठीक है। मुझे डिस्टेंस का केवल यही फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की बात करेंगे हम, और वो भी एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास दो वेलोसिटी है, एक इनिशियल है एक फाइनल है। तो इसी फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम कि जो एस है वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? वो होती है एवरेज v प्लस यू बाई टू। दिस इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम t। तो s इक्वल्स टू v प्लस यू बाई टू इंटू टाइम t तो हो गया, यानी कहीं ना कहीं कुछ कुछ वैसा सा स्केलेटन बनता जा रहा है जैसे सेकंड क्वेश्चन का है। मुझे यहाँ से एलिमिनेट करना है v को, क्योंकि v का मेरे सेकंड क्वेश्चन में काम नहीं है। क्या मैं v को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगा दूँ ताकि मेरे पास एक्सेलरेशन भी आ जाए और v भी चला जाए? पुट करके देखते हैं। s इक्वल्स टू v की जगह u प्लस ए टी प्लस यू बाय में टू इंटू टाइम। अब क्या ये 2u प्लस ए टी बाय में टू होल में इंटू टाइम है? तो s इक्वल्स टू 2u, अगर मैं अलग अलग कर लूँ 2u बाई टू प्लस ए टी बाई टू, ठीक है, और इन सब के मल्टीप्लाई में टाइम है ना। दिस इज क्लियर। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, और जब t मल्टीप्लाई होगा क्या यू टी हो जाएगा प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। क्या यहाँ से डराइव हो गया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यही है डेरिवेशन की, ठीक है। अल्टीमेटली हमारे पास सेकंड इक्वेशन मोशन भी डेराइव हो गई। तो डेरिवेशन रटने के जहाँ में ये सोचना होता है कि हम कैसे इसे सॉल्व करें। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद हमें सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन से फॉर्मूले हैं जिनके अंदर सेम चीज़ें आ रही हैं। जैसे मैंने सोचा कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, यहाँ पे मेरे को दिख रहा था मेरे पास डिस्टेंस है जो मुझे चाहिए, है ना। मैंने देखा मेरे को इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, एक्सेलरेशन भी चाहिए और टाइम चाहिए, ये चार चीज़ें मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन मोशन पे जाना सही समझा, पर जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन को देखा तो मेरे को पता चलता है कि यहाँ पर तो v आ रहा है, v तो मुझे चाहिए नहीं, और साथ में इसमें तो डिस्टेंस भी नहीं है, और डिस्टेंस का केवल एक ही फॉर्मूला मुझे पता था कि वो स्पीड इनटू टाइम होता है। सिंस यहाँ पे दो वेलोसिटीज हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल, तो मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाली स्पीड के जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम करा। अब इस फॉर्मूले को जैसे मैंने लिखा तो मुझे कुछ कुछ स्केलेटन बनता नजर आया वैसा वैसा, बस यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन कम दिख रहा था और v एक्स्ट्रा दिख रहा था। तो मैंने v और एक्सेलरेशन बीच में रिलेशन निकाला और ऐसा कुछ करा जिससे कि मेरी फाइनल वेलोसिटी एलिमिनेट हो जाए, हट जाए, ठीक है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन मोशन का इस्तेमाल किया और अल्टीमेटली कुछ कुछ सॉल्व करने के बाद मेरे पास मेरी इक्वेशन आ गई, मेरा रिजल्ट आ गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। क्लियर है। अब इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, उसमें तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा ज़्यादा हमें मैथमेटिक्स यूज़ करनी पड़ेगी कंपेयर टू इन दोनों के। फर्स्ट में कुछ नहीं था, फिर सेकंड में थोड़ा आया, फिर थर्ड में थोड़ा सा और आ जाएगा। देखते हैं, जूम करने पे बिल्कुल दिख रही है, और बाकी ये सब टाइप फॉर्मेट में भी है, देखते हैं एक बारी टाइप फॉर्मेट में भी सेकंड इक्वेशन को देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकाली,
ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम करा, फर्स्ट इक्वेशन मोशन लाए, इसमें पुट करी, ये एलिमिनेट करा और आंसर हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन मोशन को कैसे प्रूव करते हैं। इसको इधर समझेंगे, कहाँ समझे इसे, यस, इसे भी इसी पेज पे समझते हैं, सब चीज़ें एक साथ। अब देखने हमें थर्ड इक्वेशन मोशन। सबसे पहले अगेन रूल फॉलो करेंगे। पहले हम लिखेंगे इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर एक मेजर पॉइंट आता है कि यहाँ पे टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं। यानी अगर मैं दोनों इक्वेशंस को लूँ और कहीं ना कहीं से टाइम एलिमिनेट कर दूँ तो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80, एक सेकेंड, हाँ जी, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 एंड s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। टाइम को एलिमिनेट करना है मुझे कैसे भी, तो क्यों ना इस इक्वेशन से टाइम निकाल लिया जाए, टाइम की वैल्यू, और इसमें पुट कर दें तो यहाँ डिस्टेंस भी आ जाएगा और सब कुछ आ जाएगा। और एक पॉइंट और अगर देखते हैं कि अगर इसके अंदर टाइम की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें दोनों का स्क्वायर भी मिल जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर भी मिल जाएगा। कैसे देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकालते हैं बाहर। पहले तो v माइनस यू इक्वल्स टू 80 हो गया, अब a को नीचे ले आएंगे, ठीक है, तो v माइनस यू बाई ए इक्वल्स टू टाइम t। ठीक है, क्लियर है, यहाँ से टाइम निकल गया। अब इस टाइम की वैल्यू को, इस टाइम की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा। ठीक है, करें, डालते हैं s इक्वल्स टू यू टी। अच्छा, इस t की जगह भी तो डालेंगे ना, हर जगह ही पुट करेंगे टाइम की वैल्यू, यहाँ पर भी पुट करेंगे। u t की वैल्यू क्या आ रही है, v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा शॉर्ट करो, ओके, टी का स्क्वायर यानी कि v माइनस यू प्लस v माइनस यू बाई ए का स्क्वायर। ठीक है, अब फर्दर जैसे जैसे सॉल्व करते कर लेते हैं सारा सॉल्व, ये सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, प्लस के बाद से सॉल्व करते हैं। हाफ ए सॉल्व करेंगे अंदर ही अंदर, जब ये सॉल्व होगा है ना, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu बाय में ए स्क्वायर। ये ए से कट गया, ठीक है, ये ए से कट गया, ये अभी भी सेम है यहाँ पे, हाफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu बाय ए आ गया, या इसे एक कंबाइन करके लिख दें अगर, है ना, तो 2 है, दिस बाई 2 आ गया। ओके, ये प्लस में चल रहा है इधर। अब मैं वापस से पूरी इक्वेशन लिख रहा हूँ कि क्या चीज़ थी। मेरे पास इक्वेशन थी s इक्वल्स टू यू टी, टी की जगह मैंने पुट करा था, तो अब डायरेक्टली इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यू को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ जी, तो यू वी माइनस यू स्क्वायर बाय ए प्लस यहाँ पर क्या आया, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu बाय 2a। अब अगर ऊपर नीचे इधर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, अलग पेन से करूँ, है ना, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो मैं एक साथ लिख सकता हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो मैंने एक साथ लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू, क्या हो गया ये, 2u माइनस, अच्छा इसे ब्रैकेट में डालें पहले वरना कन्फ्यूजन होगी, माइनस 2u का स्क्वायर, टू यू वी माइनस 2u का स्क्वायर बाय में 2a प्लस, एक साथ ही लिख देते हैं डिनोमिनेटर ज्वाइन करके, प्लस एक साथ लिखने पे हमारे पास क्या आएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस में 2as। अच्छा, अब अगर देखें, सॉरी 2as थोड़ी ना होगी, 2uv आएगी ना, नहीं 2as की लिखा मैंने, 2uv, ये 2vu जो भी, अब 2uv माइनस में और 2uv प्लस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, कैंसिल कर देना, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो s इक्वल्स टू आ रहा है माइनस 2u स्क्वायर और प्लस यू स्क्वायर इज माइनस यू स्क्वायर, 2u स्क्वायर है और ये एक यू स्क्वायर है तो कैंसिल हो गया, और बड़े का साइन लगता है तो माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2a। अब अगर इस 2a को इधर भेज दे तो 2as इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब इस यू स्क्वायर को इधर भेज देते हैं तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाता है। ठीक है, ये तो अल्टीमेटली पूरी मैथमेटिकल सॉल्विंग थी। यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट तो हमें यही समझना था यहाँ पे कि हमने क्या करा, वैल्यूज़ पुट करी टाइम की, टाइम की वैल्यू पुट करने के बाद सारी चीज़ें हैं, फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन तो नहीं करना, सॉरी यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे, जो भी बोलते हैं अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, फार्मूला यही वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये यूज़ करा गया यहाँ पे।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। एंड विद दिस हमारी डेरिवेशंस, अलजेब्रिक फॉर्मेट वाली डेरिवेशन खत्म हुई। ठीक है, अब इधर आके देखते हैं कि इधर कैसे करा गया। सेम चीज़ें इधर भी वैसे ही कुछ करा हुआ है, बस इतना है कि हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पहले मल्टीप्लाई नहीं करता। जो भी है कैलकुलेशन करने के अपने अपने वेज हैं। अल्टीमेट आंसर हमारे पास सही और एक्यूरेट तरीके से ये आ गया। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन डन है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, ग्राफ के फॉर्म में दे देंगे, मैं ग्राफ बना के दे देंगे और फिर कहेंगे कि बताओ डिस्टेंस, बताओ वेलोसिटी, बताओ इसकी क्या है ना। फिर ग्राफ से आप वेलोसिटी इंटरप्रेट कर लिया आपने, ठीक है, वेलोसिटी आपने अपने ग्राफ से इंटरप्रेट कर ली, ठीक है, आपने डिस्टेंस देख लिया कितना है, तो उसके बेसिस पे कह देंगे इसका ये एक्सेलरेशन, बताओ टाइम क्या होगा, है ना। अब समझते हैं कैसे कैसे चीज़ों को आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके बेसिस पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो समझते हैं। ओके, ग्राफ, पहले तो ग्राफ का फॉर्मेट क्या है पहले हमें वो समझना पड़ेगा, है ना, वो ज़्यादा जरूरी है पहले समझना। तो एक, ठीक है, ये हमने एक ग्राफ क्रिएट कर लिया, कुछ इस टाइप का होता है ग्राफ। और ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, चलो थोड़ा सा और डिटेल में चले जाते हैं और हम प्रॉपर ही ग्राफ को समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसे था हमारा ग्राफ, इस तरीके से ये मेरे पास हो जाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, वहीं इसके अपोजिट इधर साइड आ जाती है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर इधर जो मेरी होती है ये क्या होगी, नीचे है तो ये माइनस वाई एक्सिस है, और ये हो जाती है मेरी प्लस वाई एक्सिस। इसको यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, छोटा करके साइड में लगा देते हैं इसे, क्योंकि इसका भी हमें इतना ही काम है कि हमें समझना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल सबसे पहला ग्राफ का लेते हैं, फिर इसे भी साइड कर दे, पहले सेपरेट अलग अलग करेंगे। ठीक है, पहले हमने देख लिया ग्राफ क्या चीज़ है, तो जिसके ना मेरे पास एक एक्स एक्सिस होती है, एक मेरे पास वाई एक्सिस होती है। अब डिफरेंट तरीके के ग्राफ्स बनते हैं जो हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं, जैसे कि कुछ ग्राफ होते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। ठीक है, फिर अभी हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर हम एक देखेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है ये हमारा वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। ये जो हमारे टाइम है ये कहाँ पे जाएंगे, ये हर जगह एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। ये होता है हमारा क्या ग्राफ। इस तरीके के इतने सारे ग्राफ हमें पढ़ने हैं, और इन ग्राफ के अंदर भी अलग अलग बहुत सारी चीज़ें जो हमें पढ़नी है, स्टडी करनी है। मैं डिलीट कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, ये सब स्टडी करना है। अब सबसे फर्स्ट हम बढ़ते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्रिएट कर ले पहले, ये ग्राफ है और इसमें हम अलग अलग ग्राफ की स्टडी कर लेंगे। अभी मैं एक साथ ही बना देता हूँ कई सारे ग्राफ्स पहले। अब अलग अलग 4 ग्राफ हमने बनाए और चारों ग्राफ का मतलब समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो एक सबसे ज़रूरी है क्लियर करनी, वो ये है कि ये जो लाइन है ना, ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी, ये क्या दर्शा रही है, मेन खेल तो इसका ही है। ये जो होती है ना, इसका स्लोप होता है, स्लोप। अब ये स्लोप हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या दे रहा है, ये स्लोप हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड देता है। ठीक है, स्पीड हमें इस स्लोप से पता चलती है, स्लोप को हम tan थीटा के इक्वल करते हैं। ठीक है, वो भी यहाँ पे काम नहीं है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड मिला, ठीक है, फिर हमने पढ़ा था स्पीड टाइम ग्राफ दिया, फिर हमने पढ़ा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया। तो किससे क्या मिल रहा है और कैसे कौन सी चीज़ों को हम पता कर सकते हैं, उसके लिए एक शॉर्ट सी क्विक, ये ट्रिक नहीं है, ट्रिक तो क्या, ये कॉन्सेप्ट है, बस ऑर्डर के अंदर में से लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है डिस्टेंस। जब मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहा हूँ तो उसका स्लोप जो है ना मेरे को क्या देगा, ओके, उसका स्लोप मुझे क्या देगा, स्पीड देगा। ठीक है, सेम यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, और इसका स्लोप मुझे क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है, और फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। ठीक है, नहीं अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को ये स्लोप दे रहा है, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, स्लोप ही दे रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं अगर इस डायरेक्शन में तो जा रहा हूँ, ठीक है, बट इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं, ओके, क्या इस डायरेक्शन में तो क्या, ठीक है, मतलब मुझे डिस्टेंस से स्पीड मिला, स्पीड से एक्सेलरेशन मिला, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तो मिल गया। बट अगर मेरा कभी मन हुआ कि मुझे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालनी है, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कभी मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, या स्पीड टाइम ग्राफ से मुझे कभी डिस्टेंस निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, उसके लिए हमें क्या करना होता है, एरिया लेना होता है। एग्जाम्पल यहीं पर ही समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को, ये मेरे पास एक ग्राफ है मेरा, है ना, ओके, अब ये मेरा इसका स्लोप है। अब ये जो कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, से ये अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका एरिया क्या होगा इसका, यस, एरिया यानी एरिया अंडर द कर्व। इस कर्व के अंदर एरिया जो है यानी ये वाला पोर्शन, इस कर्व के अंदर जो एरिया है यानी ये पोर्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ग्राफ का, से ग्राफ कुछ इस तरीके से था। ठीक है, अभी कोई भी ग्राफ था, ये अगेन वेलोसिटी टाइम ही ले लेते हैं, इजी रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर का एरिया, ये वाला एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया मुझे क्या दे देगा, मुझे डिस्प्लेसमेंट दे देगा, जिनसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, ऐसे ही चलना होता है बस। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा। वापस अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे आते हैं। अब समझते हैं कि इन स्ट्रेट लाइन का, कभी कर्व लाइन, कभी ये पैरेलल लाइन, इसका क्या मतलब होता है। जब मेरी लाइन जो है ना इस तरीके से स्ट्रेट होती है, ये डिनोट करता है, ये डिपिक्ट करता है कि हमारा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म रहा है। कैसा मोशन है अपने पास, यूनिफॉर्म, यस, यूनिफॉर्म मोशन है। कैसे पता चलता है यूनिफॉर्म मोशन है, अगर इस चीज़ को गौर से देखें ना तो हम समझ सकते हैं
ये पहले से 1 सेकेंड में 10 मीटर कवर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट 2 सेकेंड्स के अंदर 20 मीटर कवर हो रहा है। नेक्स्ट 3rd सेकेंड के अंदर जब आया वो तो 30 मीटर कवर हो रहा है। अगले 4th सेकेंड में 40 मीटर कवर हो गया, है ना। यानी क्या हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है और कॉन्स्टेंटली इसी से चल रहा है, यानी यूनिफॉर्म मोशन है। ये डिपिक्ट करती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या डिपिक्ट करेगी? यूनिफॉर्म मोशन है हमारे पास। तो कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। फिर कर्व लाइन पे आते हैं। ये कर्व लाइन क्या डिपिक्ट करती है? अगर स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन डिपिक्ट कर रही थी तो क्या कर्व लाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिपिक्ट करेगी? कैसे देखते हैं? 10 मीटर इस यहाँ पे 1 था, ये एकदम यहाँ से निकला हुआ, ठीक है, बिल्कुल एकदम मिड पॉइंट से। जब ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ ऐसे खुल रहा है, हमारे ग्राफ में इस तरीके का है, ठीक है, यानी अपवर्ड ओपनिंग है, तो स्पीड कभी भी कम नहीं हो रही होगी, स्पीड हमेशा हमेशा क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। तो इस ग्राफ का क्या सेंस होता है कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन स्पीड हमारी कैसी है? इंक्रीजिंग है। स्पीड हमारी कैसी है? इंक्रीजिंग है, ठीक है। फिर अगर स्पीड इंक्रीजिंग है तो स्पीड डिक्रीजिंग का भी होगा। ये हो गया, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, दिख रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। विद यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज होती है। फिर इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इस पॉइंट में आते हैं। ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट इजी ग्राफ है। मैं देख रहा हूँ मेरा टाइम बढ़ता जा रहा है, पहले 1 सेकंड था, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ, लेकिन अभी भी जो डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, वो इसी पॉइंट पे रुका हुआ है, वो इससे ऊपर या नीचे नहीं आ रहा, यानी ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे है। तो ये पॉइंट जब पैरेलल लाइन आ जाती है तो वो दिखाता है कि ऑब्जेक्ट कैसे है? रेस्ट पे है। डायरेक्शन चेंज, सॉरी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या डिपिक्ट करती है कि ये रेस्ट पे है, ठीक है। यही है बस डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। ये यहाँ पर ये चीज़ लिखी है। स्लोप क्या देता है हमें? स्पीड देगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन दे रहा है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस ट्रैवल देगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन, कर्व लाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सारी चीज़ होती है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट से। हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज ट्रैवल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें ये पता चल रहा है, यानी हमें स्पीड पता चल रही है भाई। टाइम एक्स एक्सिस पे होगा और डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस पे होगा। स्लोप क्या देगा? स्लोप स्पीड देगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट स्पीड, कर्व लाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन चेंजिंग स्पीड, हॉरिजॉन्टल लाइन मीन एट रेस्ट डिस्टेंस डज नॉट चेंजेस एट ऑल, ठीक है। फिर यहाँ पे अगेन ग्राफ्स दे रखे सारे, है ना। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछेंगे आपको, इसे ढक देंगे, ये नहीं दे रखा, मतलब हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स बन के आते हैं, बट फॉर रीजन अगर ऐसे मान लो क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ ये ग्राफ क्या डिपिक्ट कर रहा है? अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो मोशन कैसा है? यहाँ पे आपको कहोगे कि यूनिफॉर्म मोशन है, इधर क्या कहोगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और स्पीड के लिए पूछ लिया जाए तो यहाँ पे स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है? स्पीड इंक्रीजिंग है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है? स्पीड डिक्रीजिंग है, ठीक है। स्पीड यहाँ पे क्या? डिक्रीजिंग। यहाँ पर कैसा कंडीशन है? रेस्ट का कंडीशन है, ठीक है। तो 2 बार तो हमने इसको डिस्कस कर लिया यहाँ पे। आई होप 100% क्लियर हो गया होगा। अब वही चीज़ें यहाँ पे है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर है तो हमें स्पीड दे देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वही तो हमें वेलोसिटी दे देगी, इसकी स्लोप, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज डिस्प्लेसमेंट चेंज विद टाइम, स्लोप गिव वेलोसिटी, और ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। सर हमने ये बनाई थी, ये तो पॉजिटिव था हमारा सारा, ये नेगेटिव था, ये कंप्लीटली नेगेटिव था, इधर एक ये पॉजिटिव साइड थी, ये नेगेटिव साइड थी। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है वो इन पोजीशन के अंदर भी जा सकता है, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा यहीं पर ही रहेगा, वो ऑलवेज यहीं रहता है, ठीक है। चाहे डिस्टेंस घट रहा है चाहे बढ़ रहा है, क्योंकि टोटल पाथ हमेशा ऐड होगा इन डिस्टेंस, इसलिए। नेक्स्ट आता है स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, इसे समझते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ हमें यही बताता है कि स्पीड कैसे वेरी कर रही है, इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन दे देता है। ड्रॉ के स्पीड टाइम ग्राफ दे दिया, तो मेरे को बताओ कि इसका जो एरिया होगा इस ग्राफ के अंदर वो क्या देगा? वो क्या देगा? हमेशा डिस्टेंस देगा, और इसका स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें प्रॉपर पता चल जाता है कि वो एक्सेलरेशन है या फिर डिसेलरेशन है, यानी फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन है। दिस मीन स्पीड घटी या फिर बढ़ी, यानी साइन पता चल जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। अगेन अगर स्लोप डाउनवर्ड है इस तरीके से तो स्पीड डिक्रीजिंग, अपवर्ड है दिस मीन स्पीड इंक्रीजिंग, ठीक है, वही चीज़ें हैं। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ये सब बता देता हूँ, ठीक है। मेरा स्पीड टाइम ग्राफ है और एक पैरेलल लाइन आ रही है। जब एक पैरेलल लाइन आएगी तो इस केस में क्या हो रहा है? स्पीड टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन या पैरेलल लाइन आ रही है, यानी स्पीड क्या है? सेम है, स्पीड सेम है, समय के साथ समय बढ़ता जा रहा है अपना, लेकिन स्पीड अभी भी क्या बनी हुई है? सेम ही स्पीड बनी हुई है। दिस मीन क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है? नहीं, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कैसे? स्पीड तो है ना, इस पॉइंट पर कोई ना कोई स्पीड तो है, लेकिन वो स्पीड कैसी है? वो स्पीड है कांस्टेंट, वो स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन है ना, यूनिफॉर्म मोशन है। इसके बाद हम ग्राफ का कन्वर्जन देखेंगे छोटा सा, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड अभी भी उतनी है, यानी स्पीड कांस्टेंट है। वहीं अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाता, इस तरीके से तो है ये, अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ कह लो इसको, ठीक है। अगर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन नहीं है, या फिर कहें कि स्ट्रेट लाइन ही तो है, स्ट्रेट लाइन ही तो है, स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जो है इक्वली इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि यूनिफॉर्म तरीके से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी एक्सेलरेशन कैसा है यहाँ पे? यूनिफॉर्म है, क्यों? क्योंकि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ये क्या कहता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि दिख रहा है समय बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर देखें तो समय बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी घटती जा रही है, लेकिन अगेन है स्ट्रेट लाइन, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। बस
खत्म। अच्छा, जब लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल यानी पैरेलल हो जाती है, इस केस में स्लोप जीरो हो जाता है। यहाँ पे खत्म हुआ स्पीड टाइम ग्राफ भी। अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। दिस शोज हाउ स्पीड वेरीज विद टाइम। एक्सेलरेशन दे दिया, ग्राफ अंडर डिस्टेंस हो गया, अपवर्ड स्लोप इंक्रीजिंग है, डाउनवर्ड स्लोप डिक्रीजिंग है। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? तो डिफरेंस बस इतना ही है कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसका एरिया में डिस्टेंस दे देता है, और वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया में डिस्प्लेसमेंट दे देता है, वही सारी चीज़ें। स्पीड टाइम ग्राफ, कांस्टेंट स्पीड, हॉरिजॉन्टल लाइन है, यूनिफॉर्म, नो एक्सेलरेशन, स्लोप जीरो हो गया। इस केस में क्या है? कांस्टेंट है, ये स्पीड कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कब आता है? जब स्पीड में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, तब एक्सेलरेशन आता है, लेकिन यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट बन रही है हमारी, तो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस आया, यूनिफॉर्म रेट से स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड स्लोप होगा। ठीक है, ये तो पता ही है, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें क्लियर है। तो इस केस में क्या हो गया? जब ऊपर तरफ है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और ऊपर की तरफ है यानी स्पीड इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ डाउनवर्ड जा रहा है यानी हमें दिख रहा है, देखो समय बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी कम होती जा रही है। देखो इस पॉइंट पे कम टाइम में सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी थी, और इस सबसे ज़्यादा टाइम पे सबसे कम वेलोसिटी, यानी कि हमारी वेलोसिटी क्या हो गई? घट गई। ये चीज़ क्लियर हो ही गई होगी। इस तरीके से सोचते हैं। ये 5 सेकंड है, ये 10 मीटर पर सेकंड था। ये 4 सेकंड है, ये 20 मीटर पर सेकंड था। अब सीधा इधर आ जाते हैं, 2 कर लेते हैं। 2 सेकंड में हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड ऐसे, 40 नहीं कहेंगे, सॉरी 30, हाँ 40 कहेंगे, 40 मीटर पर सेकंड है। यानी देख रहे हैं मैक्सिमम स्पीड इज एट मिनिमम टाइम, है ना। यानी स्पीड घट रही है, समय के साथ साथ स्पीड घटती जा रही है। यानी एक्सेलरेशन अभी भी यूनिफॉर्म है लेकिन विद इंक्रीजिंग स्पीड, यहाँ डिसेलरेशन हो रहा है एक तरीके से। व्हेन इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉन जीरो। अच्छा, इसको भी समझते हैं। इस कंडीशन के अंदर आता है कि जब इनिशियल स्पीड जीरो नहीं होती है ना, बॉडी की इनिशियल स्पीड जीरो नहीं है। अभी तक हम क्या मान रहे थे कि हमारा कॉन्सेप्ट ये चल रहा था कि इस पॉइंट से, यानी जीरो, इस पॉइंट से शुरू होने का मतलब क्या है कि अभी स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर जीरो। ये पॉइंट क्या डिनोट करता है? ये जो एक्सेस है ना, क्या हो रहा है? यस, हाँ, ये जो पॉइंट है ये डिनोट करता है जीरो, ओरिजिन। ये ओरिजिन होती है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 ऐसे शुरू होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जीरो होती है। यहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब वो क्या है? अभी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, यानी कि रेस्ट से जीरो से स्टार्ट हो रही है। लेकिन अब हमें बात करनी है कि अगर जीरो से स्टार्ट ना हो, यानी इनिशियली कोई स्पीड हो, उसके लिए ग्राफ बनता है कुछ यूँ। एक ग्राफ जो हमें पढ़ना है इसमें वो है ये। ठीक है, ये ग्राफ है। इसमें क्या और है? अभी भी मुझे दिख तो रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, यानी यूनिफॉर्म, तो अभी भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ही है। एक्सेलरेशन अभी भी यूनिफॉर्म ही है, एक्सेलरेशन अभी भी यूनिफॉर्म है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाता है हमारे पास? अब यहाँ पे क्या हो जाता है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी है कुछ, और इसका एरिया जो होगा ना, डॉट लाइन का यूज़ करते हैं, इरेजर से रेज करके इसे, अरे यार, यस, ये वाला जो एरिया हो गया पूरा, ये वाला जो सारा एरिया हो गया, हमें क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट दे देगा फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और डिस्टेंस दे देगा फॉर स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है। अच्छा, ठीक है, अभी तक हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखा। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कंडीशन आ जाए तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या कंसेप्ट रहेगा? कुछ ऐसा, यानी कि कर्व्ड हो गया। अभी भी इसके अंडर का जो ये एरिया है, ये हमें क्या देगा? अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस दे देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट दे देगा। इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है? हमारे पास स्पीड जो है अनइक्वली इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो जाता है? स्पीड तो यहाँ भी इंक्रीज हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। बस यही चीज़ें हैं। ठीक है, ये दो ग्राफ है और यहाँ पे ये कंसेप्ट है। वही अगर ये कुछ इस तरीके से आ जाए तो इस कंडीशन में क्या है? स्पीड डिक्रीज हो रही है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बस, हियर वी आर डन विद ऑल द ग्राफ्स। अब ग्राफ के बाद यहाँ पर शुरू होती है इक्वेशन ऑफ मोशंस की ग्राफिकल डेरिवेशन। ऊपर यहाँ पर आया था, ये डेरिवेशंस थी। ये हमने देखा था ना कि दो मेथड ऑफ डेरिवेशंस हैं, ग्राफिकल मेथड और एक अलजेब्रिक मेथड है। अब हम ग्राफिकल मेथड की डेरिवेशंस देखेंगे। उसके बाद कुछ सर्कुलर मोशन की कुछ चीज़ें हैं और फिर क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। लेट अस मूव ऑन द ग्राफिकल पोर्शन। कहाँ है? ये है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इधर। ठीक, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस, जिन्हें हम डेराइव करेंगे अभी ग्राफ के मेथड से। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। लेट अस डेराइव देम। इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करना होता है। सबसे पहले हमें इस चीज़ की जानकारी है कि हमने पढ़ा था, हमारे पास इक्वेशन जो थी कौन कौन सी थी, रिवाइज करते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड थी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशंस थी। एक सेकंड, ये तीन इक्वेशन थी जिससे ये डिपेक्ट होता है कि हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी है। वी हैव इनिशियल वेलोसिटी, यानी हमारी जो भी चीज़ें हमें स्टडी करनी है यहाँ पे वो रेस्ट से नहीं स्टार्ट हो रही। जो हमने अभी पढ़ा कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास, ये वाली कंडीशन नहीं है। तो सेम इसी ग्राफ को हम इधर लेंगे। इस ग्राफ को इधर ड्रॉ करते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा करके ऊपर की तरफ एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सॉरी, इस ग्राफ के बेस पे सारे इक्वेशन सॉल्व होंगे। ठीक है, ये डू वी हैव डॉटेड लाइन पैटर्न? यस है। अब
चेंज क्यों नहीं हो रहा परमानेंट ये? ओके, ये ऐसा कंडीशन होंगे अपने पास, ठीक है। अब बैक आते हैं। अब हमारे पास ये क्या होगी, इतनी हमारी ये वेलोसिटी है इधर, है ना, ये वेलोसिटी डिपेक्ट कर रहा है इधर सारा, और ये इधर टाइम टी को डिपेक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी अगर ये वेलोसिटी है तो इतना पोर्शन क्या हो गया मेरा इनिशियल, ये इनिशियल वेलोसिटी यानी जितनी ये वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी यू होगी। क्यों? लेट्स अगर ये 0 था, ये 10 था, ये 20 था, तो 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कंप्लीट यहाँ पे खत्म हुई जर्नी, तो ये हमारी क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। और ये टाइम टी इधर लग रहा है, नाम दे देते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे। ये ए पॉइंट है, ए, यहाँ से हम गए कहाँ तक, इस पॉइंट तक है, तो ये हो गया बी। फिर नीचे आते हैं सी, और इसे नाम दे देते हैं डी, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई। ये हमने नेमिंग कर ली, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, नेमिंग कर ली। यहाँ पे नेमिंग थोड़े अलग कलर्स कर लेते हैं, जैसे ए सी डी बी, ठीक है। ये नेमिंग हो गई इनकी, पॉइंट्स की नेमिंग कर ली। अब क्लियर है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, वी होती है। ये होती है क्या, इनिशियल वेलोसिटी। वी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी। ए क्या है, एक्सेलरेशन। टी क्या है, टाइम है। और एस क्या है, एस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम यहाँ पे डिस्टेंस लिख लिया। सो अब अल्टीमेटली हमें स्टार्ट करना होगा, एक सेकेंड। अब शुरू करते हैं डेरिवेशन। इजी है पर थोड़ी कंसेप्चुअल है, समझ नहीं होगी अच्छे से। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या था, ये है। यहाँ से हमारा ये ओरिजिन होती है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्ट्रेट लाइन पास हुई, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये ग्राफ ये भी बता रहा है कि हमारे पास कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है इन इक्वेशंस के लिए, ठीक है। और इसके अंदर का एरिया जो भी है, ये ए वाला एरिया, यस, ये हमें क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस दे देगा, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी एंड ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं। यस, वी हैव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए हमने पहले क्या यूज़ किया था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ किया था। अगेन अभी भी हम वही यूज़ करेंगे। कैसे, एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन, ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब इस ग्राफ को देखते हैं गौर से। इस ग्राफ से हम कैसे इन्फर कर सकते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें अब यहाँ पे थोड़ा सा स्लोप की इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, कि जो स्लोप होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा स्लोप के बारे में जान लेते हैं। स्लोप जो होता है वो होता है टैन थीटा, ठीक है। टैन थीटा होता है स्लोप, और टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है, इस चैप्टर में हम स्लोप के बारे में जानते हैं तो हमें टैन थीटा पढ़ना होगा। और फिर एक चैप्टर आता है वर्क एनर्जी, जहाँ पे हम कॉस के बारे में पढ़ेंगे, जब हम एक फॉर्मुला पढ़ते हैं वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, वो वहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे टैन थीटा को थोड़ा सा बस जस्ट एक ब्रीफ इसका फॉर्मुला समझ लेते हैं। टैन थीटा होता है, ये अभी भी हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही बात कर रहे थे, ठीक है, जिसका ये एंगल 90 डिग्री हो, एक एंगल 90 डिग्री होता है। टैन थीटा होता है हाइट, दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, अपॉन में बेस, इसकी लेंथ, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये परपेंडिकुलर है, दिस इज हाइपोटेनस, इस लाइन हाइट को हाइपोटेनस बोलते हैं, ये तो पता ही है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। और ये हो जाता है बेस। तो ये स्लोप का फॉर्मूला है। अब इसके थ्रू हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बस करते हैं। ओके, ठीक है, देखो एक्सेलरेशन क्या हो गया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आता है एक्सेलरेशन, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। एक ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी डी, बी डी सॉरी बी डी अपॉन में बेस क्या हो गया, ए डी, ठीक है। और अगर मैं देखता हूँ सी है, जो बी डी है वो, जो ये बी डी है ये किसके इक्वल है, ई ए के इक्वल है। बी डी इज इक्वल्स टू ई ए, पैरेलल लाइंस और इक्वल है बिल्कुल लेंथ में। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ई ए, ग्रीन कलर लेते हैं, ई ए बाई ए डी की जगह देखें तो ए डी, ये ए डी हो गया और ये बी सी हो गया, सॉरी इस पॉइंट में ओ माना था, सॉरी हाँ, ए डी हो गया और ओ सी हो गया, फिर सी हो गया। ये दोनों पॉइंट्स के हमारे इक्वल है, ठीक है। तो ए डी की जगह पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे ओ सी लिख सकता हूँ। क्या रीज़न रहा इस और इस पॉइंट को लिखने का, वो बस इतना ही है कि मुझे यहाँ पे वेलोसिटी की मेजरमेंट मिल जा रही थी, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो ओ सी जो है ये टाइम लाइन है ना, ये टाइम की जो है एक्सेस है, ये थोड़ी ना है, ये तो बस इक्वल आ जा रही है, इक्वल मैथमेटिकली हमें दिख रहा है कि इक्वल है, ठीक है। इसलिए मैंने इसे चेंज करा। अब अगर देखें ई ए की वैल्यू कितनी आएगी, अगर ये कंप्लीट वी था, कंप्लीट ये क्या था, वी था, यानी कि फाइनल वेलोसिटी थी, और इतना पोर्शन मेरे पास क्या था, यू था, तो बच्चा क्या आएगा, वी माइनस यू आएगा, ठीक है। तो लिख दें यहाँ पे वी माइनस यू, और ओ सी क्या है, टाइम है, और ये इक्वल है किसके, एक्सेलरेशन के। आगे अगेन वी माइनस यू इक्वल्स टू 80, तो वी इक्वल्स टू यू प्लस 80, बस इतना ही। यही है इसका फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन इस ग्राफ से। इस ग्राफ को ध्यान रखना, थोड़ा सा इधर से देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें वही दे रखी हैं, कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं। फिर ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्योंकि कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। इसे रिमूविंग पेन से कर समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा क्या, फाइनल वेलोसिटी पूरी, क्योंकि यहाँ तक वेलोसिटी देखिए, ये कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा था तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। फर्स्ट इक्वेशन की प्रूविंग हुई ऐसी, ठीक है, बी डी बाई ए डी। बी डी किसके इक्वल है, ई ए के इक्वल है, तो ई ए या फिर ए ई। और फिर ए डी किसके इक्वल है, ओ ई, ओ सी के इक्वल है, सॉरी ओ सी के इक्वल है।
और अब ए ई क्या, इसकी वैल्यू अगर लिखे तो ए ई की वैल्यू क्या होगी, कंप्लीट वी में से जब ये यू जाएगा तो हमें ये पोर्शन मिलेगा, और जिससे अल्टीमेटली हमारे पास रीअरेंज करते हैं हमारे पास हमारा फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन का आ गया। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन समझते हैं। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर भी सेम ग्राफ है बिल्कुल। अगर हम देखते हैं हमें सेकंड इक्वेशन प्रूव करना, ये कंसेप्ट्स क्या तरीके हैं वो तो याद करने पड़ते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए यस सेकंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ता है कि हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। अच्छा पहले सेकंड इक्वेशन को देखेंगे क्यों, पहले समझते हैं। सेकंड इक्वेशन कह रही है, सेकंड इक्वेशन कह रही है एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी सेकंड इक्वेशन में क्या दे रही है, डिस्टेंस और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व ऑफ दैट एरिया, ठीक है, वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। यानी ये जो एरिया है कहीं ना कहीं इस एरिया से हमें ये क्वेश्चन मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि क्यों हमने सीधा एरिया की बात करी, क्योंकि हमें पता है जब हम ग्राफ देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो उसमें हमें एरिया ही है जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या चीज़ बन रही है, ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, एक ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है। ट्रेपीजियम में भी अगर हम इसे थोड़ा सा और अच्छे से देखें तो हमें दिख रहा है कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक रेक्टेंगल है, दो चीज़ें हमारे पास, ठीक है। या तो एक ट्रेपीजियम के फॉर्म में सॉल्व कर लें इसे टोटली, या फिर या मतलब एक ट्रेपीजियम का फॉर्मूला जैसे लगाएंगे एरिया का तब आ जाएगा, या फिर से दो फॉर्म में कर लें, दो फॉर्म में कर लेते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा, कम चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ क्या है यहाँ पे ए डी है, तो ए डी इंटू में डी सी, ठीक है, ए डी इंटू में, एक सेकेंड, हाँ जी ठीक है, ए डी इंटू ए ओ लिख लो चाहे फिर डी सी लिख लो, ठीक है। और ए डी हो गया, ए डी किसके इक्वल हो गया, ओ सी के इक्वल हो गया, और डी सी किसके इक्वल हो गया, ए ओ के इक्वल हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं ओ सी की वैल्यू क्या है, ओ सी वैल्यू टाइम है, और ये क्या है, यू है, क्या कुछ कुछ फॉर्म हो गया, कुछ चीज़ें फॉर्म हो गई, यूटी यूटी हमारे पास फॉर्म हो गया, यूटी हमारे पास फॉर्म हो गया, ठीक है। ये तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी हाँ रेक्टेंगल से ये तो फॉर्म हो गया, देखना एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, जैसे होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना इसका, बेस है मेरे पास में, एक सेकेंड, यस ए डी, हाइट क्या है इसकी बी डी, ठीक है। ये हो गया, इससे अभी तक यहाँ तक यूटी निकल के आ गया था, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऐसे भी सॉल्व करते हैं। ए डी किसके इक्वल है, ए डी क्या ओ सी के इक्वल है, यानी टी के इक्वल है, ओ सी के इक्वल है, पहले ओ सी लिखते हैं भी, फिर बी डी किसके इक्वल है, बी डी ई ए के इक्वल है ना, हाफ इंटू ओ सी किसके इक्वल था, टाइम पीरियड के इक्वल था, ई ए किसके इक्वल है, क्या ई ए वी माइनस ये चीज़ वी माइनस यू के इक्वल है, यस इट इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया। अच्छा अब हमें ये भी पता है कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, जब ऊपर अपने अभी डराइव करा था, जिससे v माइनस यू जो होगा वो ए टी के इक्वल आ रहा था, है ना। तो इसको यहाँ पुट कर दिया गया, तो हाफ इंटू टी इंटू ए टी हमारे पास है, यानी हाफ टी स्क्वायर भी कवर हो गया, यहाँ से हाफ टी स्क्वायर भी कवर हो गया ना, ठीक है। यानी ये क्या गया, हाफ ए टी का स्क्वायर, हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या था, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ये होगा, और इसका एरिया क्या क्या हो गया, यस ये प्लस इसका एरिया, इनको ऐड कर लें, यस इनको अगर ऐड कर लेंगे तो एस इक्वल्स टू क्या आ गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा अब अगर डायरेक्टली हम फॉर्मूला ले लेते ट्रेपीजियम का तो कैसे होता, तो बस कुछ नहीं होता था, ट्रेपीजियम का नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करते, एरिया क्या होता है ट्रेपीजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सॉरी ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। पैरेलल साइड्स इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम मल्टीप्लाइड बाय हाफ, पैरेलल साइड्स ये वाली है ना, अच्छा इस पॉइंट पे हाँ ये दो ही पैरेलल साइड होती है इसमें, यू और वी, इस पॉइंट पे हमारे पास एक पैरेलल साइड है वी और एक है यू, ठीक है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, टी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, इंटू टी, ओके। अब मुझे बताया कि मुझे वी नहीं चाहिए, आई डोंट नीड वी इन सेकेंड इक्वेशन, तो वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, प्लस यू इंटू में टी, और यहाँ पे हाफ चल रहा है, आ गया आंसर, हाफ टू यू प्लस ए टी और टी। अब अगर गौर से देखें तो ये टू अगर अंदर शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा इसे शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें अंदर दोनों हाफ और टी को, तो टू यू टी बाई टू प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू, टू से टू कट गया, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर,
ये कंसेप्ट यहाँ पे समझ आ गया कि आपने कैसे भी कर ले, दोनों से इजीली कर सकते हैं। इतना समझना जरूरी है कि ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल क्यों जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व होता है डिस्प्लेसमेंट, और कर्व के अंडर, कर्व क्या हमारा ये कर्व है ना, ये वाला कर्व हो गया, ये कर्व है, और इसके अंडर का ये एरिया हो गया। तो इसको हमने दो भाग में बांट लिया, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, या फिर इस कंप्लीट को एक ट्रेपीजियम के फॉर्म में रख लो और एरिया निकाल दो, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाती है प्रूफ। ठीक है, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर भी ऐसे ही करा हुआ है, कुछ अलग नहीं है, इसमें भी सेम ऐसे ही प्रॉपर हमारे पास ग्राफ है, और यहाँ पर भी दो अलग अलग टाइप बना के करा, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, दोनों करा, ऐड कर दिया, एलिमिनेट करा, जो भी करना था, और अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन का प्रूफ। ठीक है, थर्ड इक्वेशन के लिए भी सेम ही डायग्राम बनता है बिल्कुल ही। ओरिजिन थी ए बी सी डी ई, ऐसे था। अब हमें थर्ड इक्वेशन प्रूफ करनी है। सो थर्ड इक्वेशन है क्या, थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। ये दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसे प्रूफ करना यानी हमें टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो इसके लिए अगेन हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लेते हैं। चाहे अलग अलग लेने दोनों को तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, फिर एक और प्रोसेस आता है इसके बाद फाइनल, जहाँ से एरिया टाइम को एलिमिनेट करेंगे। तो डायरेक्टली ले लेते हैं अब ट्रेपीजियम ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये आप अपने घर पे वो वैसे करके देख सकते हो, ट्रायंगल और रेक्टेंगल को लेके भी सेम आंसर आता है। सेकंड में हमने दोनों तरीके से कर लिया, थर्ड में एक तरीके से आप करना है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ले रहे हैं। ठीक है, ट्रेपीजियम कौन सा है, ए बी सी डी, दिस ये ट्रेपीजियम, ए बी सी डी ट्रेपीजियम अपने पास है ना। और एरिया ही क्या देगा हमें, एरिया ही देगा हमें एस, हमारा एस एरिया ही देगा। ठीक है, फॉर्मूला पता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डायरेक्ट लिखते हैं, एस इक्वल्स हो गया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी वी प्लस यू इंटू डिस्टेंस के बीच में टाइम था, इतना ऊपर करा भी सेम ही है। अब पहले वहाँ पे हमने वी एलिमिनेट करा था क्योंकि हमें वहाँ वी का काम नहीं था। अब यहाँ पे हमें टाइम का एलिमिनेट करना है क्योंकि हमारे पास टाइम का काम नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन को अगेन लेके आएंगे यहाँ पे, वी इक्वल्स टू यू प्लस 80, सॉरी वी इक्वल्स टू यू प्लस 80। टाइम का एलिमिनेट करना है तो वी माइनस यू बाई ए इक्वल्स टू टी आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है। टाइम की जगह पे पुट कर देते हैं इसे, एस इक्वल्स टू हाफ वी प्लस यू और वी माइनस यू बाय ए। ठीक है, अब ये वी प्लस यू वी माइनस यू क्या हो जाता है, ये एक फॉर्मूला है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये इक्वल होते हैं ए स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है ना, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे करके सॉल्व भी करके देख सकते हैं कैसे आ रहा है। इसे ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर, फिर माइनस में ए बी, फिर ये प्लस में ए बी, फिर ये माइनस में बी स्क्वायर, ए बी प्लस माइनस कर दिया, बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अपने पास ये बच गया, इसे मैं एक साइड कर रहा हूँ। यस, लेट्स बैक ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, एस इक्वल्स टू क्या आ गया, हाफ, ये 2 एक साथ कर देते हैं इसे, और ये क्या आ जाता है वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर आ गया। आगे अल्टीमेटली 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थोड़ा सा ये अरेंज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ गया। ये हमारे पास हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ग्राफिकल मेथड से प्रूफ हो गई। इस तरीके से तीनों की तीनों इक्वेशंस हमने ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करनी सीख लिया। पहले हमने देख ली थी कैसे फॉर्मूला यानी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं इसे, देन हम देख लिया ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट भी है और ईजी भी है। यहाँ पे भी देख लेते हैं भाई, सेम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिया गया, फॉर्मूला पुट करा, टाइम को एलिमिनेट करा, सॉल्व कर लिया। ये आइडेंटिटी हमने यूज़ करी। यस, ठीक है, सेम ग्राफ है, यही ग्राफ तीनों में चल रहा है। ये हमारा ट्रेपीजियम है। ठीक है, यस, ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था कि इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है बॉडी। यस, ओके, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है और इसकी स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड जब कांस्टेंट होगी और एक यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे बॉडी कांस्टेंटली मूव करी जाएगी तो फिर वो क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड जो हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि ना, जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी में क्या बताती है, एक तो बताती है क्या, मैग्नीट्यूड वैल्यू बताती है, एक डायरेक्शन बताती है। सो सर्कुलर मोशन में कभी भी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होती। सर्कुलर मोशन में हमेशा कांस्टेंट केवल मैग्नीट्यूड होगी अगर यूनिफॉर्म है तो। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होता है तो उसकी डिस्कशन हमें करनी नहीं है खास। यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो समझ लें। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, यस, वो पार्टिकल से यहाँ पर है, इस पॉइंट पे पहुंचा तो उसका डायरेक्शन जो होगा ना वो इस साइड होगा। जो पार्टिकल इधर आ रहा होगा तो उसका डायरेक्शन इधर साइड होगा, हमेशा टेंजेंशियल टू द सर्कल होगा। सर्कल के टेंजेंट में जिस पॉइंट पे पार्टिकल है उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करता हुआ उसका डायरेक्शन होगा। यहाँ पर आया तो इसका डायरेक्शन ये हो गया, यहाँ आया तो इसका डायरेक्शन ये हो गया।
यहाँ है तो उसका डायरेक्शन हो गया, तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड कांस्टेंट होता है। तो अगर एक टर्म में सीधे पूछें क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्या स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, यस स्पीड कांस्टेंट है। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, यस मैग्नीट्यूड वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड यानी कि लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो वो कांस्टेंट है। पर अगर मैं कहूँ कि 2 मीटर पर सेकंड से वो केवल ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये कहना गलत है। सर्कुलर मोशन में तो वो पूरा सर्कल में घूम रहा है तो उसकी डायरेक्शन अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। और इसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा होता है, चेंज इन वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन भी होगा क्योंकि डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, एक्सेलरेशन होगा तो वो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। सेंट्रीपिटल क्या चीज़ है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो कि सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीपिटल जो सेंटर के तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स होता है। और यही फोर्स है जो बॉडी को क्या कर रहा है, सर्कल के अंदर मूव करने में हेल्प कर रहा है। ऐसा नहीं है अगर ये फोर्स ना होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऐसे ये इधर छुट के चला जाएगा, इधर साइड फोर्स वगैरह नहीं, इधर के से बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये फोर्स है जो इसे अंदर की तरफ खींच लेता है और ये सर्कल के अंदर मूव करता है, ठीक है। एक डायग्राम से समझेंगे। व्हेन अ पर्सन जिसके पास एक थ्रेड है जिसमें उसने स्टोन बांध कर वो घुमा रहा है इस तरीके से, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है उससे समझेंगे, ठीक है। इधर देखिए body said to be uniform circular motion when it is moving along a circle path with constant speed, magnitude of speed is constant, sorry magnitude of velocity is constant यानी speed constant है, direction keeps on changing therefore velocity is not constant, velocity में change यानी acceleration होगा और इस acceleration को centripetal acceleration कहते हैं, ठीक है। और centripetal force क्या चीज़ है जो कि सेंटर की तरफ लग रहा है और इसी के कारण कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, अदरवाइज वो स्ट्रेट लाइन में बाहर जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल है सारे इसके, ठीक है, स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड वर्ल्ड इन अ सर्कल, मून ऑर्बिटिंग अर्थ, व्हीकल टेकिंग अ कर्व ऑन अ रोड, ठीक है। बैंक्ड रोड है इस तरीके, यहाँ पे ये व्हीकल ने क्या करा, कर्व लिया, ये भी इसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ से कुछ एग्जांपल्स है समझते हैं। यस इस बंदे ने क्या करा, ये थ्रेड में पकड़ा हुआ ये स्टोन है, ये इधर जब लेके आया तो इस समय इसका जो डायरेक्शन थी वो इस तरफ थी, ये बाहर जा सकता था लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स था जिसने इसे अंदर तरफ खींच लिया और ये सर्कुलर पाथ कवर कर गया, ठीक है। इसलिए होता है कि जब हम कोई चीज़ ऐसे घुमाते घुमाते अचानक से छोड़ते हैं तो वो ऐसे जाती है, ना कि वो नीचे गिरेगी सीधी, वो बाहर की तरफ जाएगी, उस पाथ से बाहर की तरफ स्ट्रेट तरफ जाएगी। इसे करके देख सकते हैं। फिर एक और एग्जाम्पल, मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है। अगेन यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो जो बाहर की तरफ लग रहा होता है वो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो ये जो फोर्सेज होते हैं ना ये कोई अलग से या कोई डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज नहीं है, नॉट अ पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स, पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स। ऐसा नहीं है कि जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज है, वैसे ये भी एक अलग से सेंट्रीपिटल फोर्स एक अलग फोर्स है, नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्सेज हैं, ठीक है, या फिर न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, वही अपने आप में कभी सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे काम करते हैं तो कभी वो कैसे फॉर्म काम करते हैं, नॉर्मल फोर्स के फॉर्म में काम करते हैं, सब पढ़ेंगे न्यूटन लॉ के अंदर, ठीक है। उस फॉर्म में काम करते हैं तो ये अलग से कोई फोर्सेज नहीं है, ये हमारे जो जनरल फोर्सेज हैं वही इस तौर पे एक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स, तो ग्रेविटेशन फोर्स पे जो अर्थ को अपने ऑर्बिट में रख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है क्योंकि ये से सेंटर के अंदर सेंटर के टुवर्ड्स खींच के रख रहा है सो दैट कि अपना सर्कल पूरा करे। बट अगर मैं कहूँ कि कोई फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ खींच रहा है, बाहर नहीं जाने दे रहा, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि स्टोन अंदर गिर जा रहा है, क्योंकि एक फोर्स बाहर की तरफ भी लगता है जो कि होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, वही होता है। वैसे ही फिर एग्जाम्पल एक और है, एथलीट रनिंग ऑन अ ट्रैक, ठीक है, नियरली कांस्टेंट स्पीड से जा रहे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही एग्जांपल है, ठीक है। बोर एटॉमिक मॉडल का एक फिगर बनाया यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही मूव करते हैं यहाँ पे, बाकी इसका कोई खास काम नहीं है। स्पीड क्या रहेगी, स्पीड का फॉर्मूला जस्ट क्या होता है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, है ना। अब अगर मैं एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा हूँ, यस अरे यार, अब अगर मैं एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा हूँ जिसका रेडियस आ रहा है, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ पे चल रहा तो मैं तो सर्कल का बताना होगा कितना डिस्टेंस चला मैंने, और सर्कल के लिए हम जब इसके आउटर बाउंड्री की डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे बात आती है सर्कमफेरेंस की, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की बात आती है, जो कि क्या होता है 2πr। तो स्पीड की वैल्यू क्या आ गई, स्पीड लिख दिया मैंने, स्पीड होता है 2πr पर यूनिट टाइम टेकन, तो 2πr/t इसका फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। बस ये डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड बाय टाइम टेकन, ठीक है, यानी कि 2πr/t। ओके, विद दिस ये चैप्टर खत्म हुआ, दी एंड। अब इसके हम कुछ करेंगे, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का हमने इस्तेमाल करा होगा, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू समझते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। यस ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि बस मूव्स फ्रॉम, पेन कलर को ग्रीन ले लेते हैं, यस, बस मूव्स फ्रॉम स्टॉप ए टू स्टॉप बी, स्टॉप ए से स्टॉप बी जा रही है विद स्पीड 40 km/h, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉप बी से स्टॉप ए पे आ रही है 50 km/h से, तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है,
ठीक है, इसको इधर करते हैं। सबसे पहले से हम एक दो मेथड सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन के अंदर बस इतना आ गया है कि ए से बी की स्पीड और बी टू ए की स्पीड है और एवरेज स्पीड पूछी जा रही है। और हमें पता है कि जो एवरेज स्पीड होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। डिस्टेंस भी नहीं दे रखा कि कितना डिस्टेंस है टू में, तो जो नहीं दे रखा जो हमें जरूरत है लेट्स अज्यूम दैट। सो से ए एंड बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, बी डी। यानी लेट अज्यूम करेगा कि डी डिस्टेंस है और ए से बी के समय पर जो स्पीड देखी दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर और बी टू ए के बीच में जो स्पीड देखी दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। दोनों को एक साथ लेते हैं। हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो टाइम इसमें कितना लगा, टी में टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपन में स्पीड बता रहे हैं, डिस्टेंस कितना डी डिस्टेंस है पूरा चला और स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर आ रहा है। टी में कितना होगा, डिस्टेंस कितना डी और ये 50 हो गया। हमने निकाल दोनों टाइम और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, नेट डिस्टेंस कितना चला अंदर, नेट डिस्टेंस कितना चला डी प्लस डी, ए टू बी गया फिर बी से वापस आया तो 2 डी चला यानी 2 डी डिस्टेंस चला। ठीक है, और टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया इनको ऐड करेंगे हां, डी बाय 40 प्लस डी बाय 50। ठीक है, डी बाय 40 डी बाय 50 एलसीएम ओवर लेंगे 5 5 डी और 40 9 बाय 90 बाय 200 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 90 बाय 200 आएगा। ये टोटल टाइम हो गया। हम यहाँ पे जस्ट एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितना 2d, टोटल टाइम कितना है 4 सॉरी 90 हाँ 90 अपॉन में 200। ठीक है, इसे थोड़ा सा अरेंज करते हैं 2d into 200 ठीक है 90 ये कर गया। यस ये नोट कर गया। आंसर कितना हो गया 400 अपॉन में 9। तो इसे सॉल्व करते हैं तो 4 हो गया 44.4 किलोमीटर बराबर ये आंसर आएगा। ठीक है, इक्वेशन आ गया। हमें पूछा था स्पीड और हमें दो स्पीड दी थी तो मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि डिस्टेंस से इतना होगा। तो मैंने टाइम कैलकुलेट कर लिया और टाइम कैलकुलेट करने के बाद में टाइम कैलकुलेट करने मैंने डिस्टेंस निकाला, टाइम निकाला फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल लिया। अब एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसको सॉल्व करने के बाद एक चीज समझनी, आंसर मैच करते हैं 44.4 किलोमीटर बराबर यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी है। ठीक है, अब एक और मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। उसे सॉल्व करने की एक चीज समझनी होगी कि जब ए से बी गया और बी से ए गया, ठीक है, इस वक्त पर हमारे पास कोई चीज सेम थी, डिस्टेंस जो था वो दोनों जर्नी में सेम था, यानी डिस्टेंस सेम था। d1 से अगर d1 कवर किया और d2 कवर किया तो जो d1 है वो d2 के इक्वल था। देखिए फॉर्मूला के लिए कंडीशन लगेगा डिस्टेंस इक्वल। ये क्वेश्चन ऐसा है कि a b और c तीन ये हाफ ये हाफ कितने डिस्टेंस का स्पीड देंगे, इतने का देंगे स्पीड, डिस्टेंस का स्पीड देंगे कहेंगे कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज स्पीड बताओ। हां एवरेज वेलोसिटी पूछ सकते हैं क्योंकि एक बन गया एवरेज वेलोसिटी पूछ एवरेज स्पीड बताओ तो उसके डिस्टेंस सेम है, हाफ हाफ सेम है तो वो एप्लीकेबल होगा। फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड होता है इज इक्वल 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 ये वाला फॉर्मूला। ये कुछ नहीं है, उसका रिजल्ट है जो करते हैं उसके बीच में एक ऑर्डर पे ऐसा ही सेम रिजल्ट है। जब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज बना लेते हैं कंप्लीटली ऐसे भी 1 v2 कहते हैं तो बीच में कैसा पॉइंट आता है उसी को ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं एवरेज इक्वल्स टू v1 v2 बाय v1 प्लस v2। अब उसका वैल्यू पुट कर दें, इधर चलते हैं 2 v1 कितना था, 2 v1 कितना था, थोड़ा सा चेंज कर रहे हो। यस v1 कितना था 40 v2 कितना 50 अपॉन में v1 प्लस v2 कितना हो गया 100 एंड 40 400 अपॉन में 90 एक सेकंड सॉरी 4000 अपॉन में 90 80 एंड 50 दैट इज 4000 कट गया 400 बाय 9 आ गया यानी कि 44.4 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। तो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन जस्ट एक मिनट का क्वेश्चन ये है, बिल्कुल समझाते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। यस ये थोड़ा सा केस क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन काफी। सपोज अ बॉय रन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 50 सेकंड्स। ठीक है 100 मीटर 50 सेकंड्स कवर करने 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। दिस क्वेश्चन का फॉर्मूला पुट करें स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम फ्रॉम हिज होम टू शॉप इन ईस्ट डायरेक्शन एंड देन रन द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर अगेन इन 50 सेकंड यानी सेम स्पीड से जा रहा है वापस से फ्रॉम शॉप टू बैक हिज होम ऑपोजिट डायरेक्शन जाएगा ऑब्वियसली। तो स्पीड बताएंगे, स्पीड निकालिए ना 2 मीटर पर सेकंड स्पीड आती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना चला इसने 100 मीटर और टाइम कितना लगा 50 सेकंड्स तो 2 मीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है ओके अगला क्वेश्चन लेते हैं। वेलोसिटी कितनी है इसकी, ठीक है अब वेलोसिटी पूछी जा रही है। वेलोसिटी क्या होगी इस क्वेश्चन में, कई लोग इस क्वेश्चन में वेलोसिटी कितनी 2 मीटर पर सेकंड होगी, नहीं क्योंकि जर्नी क्या है रिवर्स जर्नी है यानी कि ऐसे एक जवाब बनाते हैं ईस्ट डायरेक्शन में गया था, यहाँ पे होम है और यहाँ पे शॉप है, ये पर्सन इधर गया और वापस आ गया यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट तो क्या है 0 है और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो टाइम वही टोटल टाइम एक का टाइम 50 टोटल टाइम 100 है तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 ही रहेगी। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 0 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज 0 ऐसे क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज और है इसमें, इस पॉइंट पे भी a2 दिया और b2 वापस आ गया और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछते हैं, एवरेज वेलोसिटी होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे 0 एवरेज वेलोसिटी 0 होती है तो डायरेक्टली मार्क 0 दिखला यहाँ पे है ऑप्शन है। एक और थर्ड क्वेश्चन है इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी v होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस u बाय t। v और u सेम है से दोनों x है x माइनस x बाय t 0 बाय t 0 एक्सेलरेशन क्या होता है 0 होता है। इंफिनिटी पता इंफिनिटी पता डिनोमिनेटर में 0 है उस समय इंफिनिटी है। इफ बॉय रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ दिस देन हाउ फार डज द बॉय रन इन 6 सेकंड्स। ठीक है वेस्ट से ईस्ट गया, यस वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है और 120 मीटर 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है। सबसे पहले हमें टाइम 6 सेकंड दे रखा है और ये 120 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। इसे मीटर पर सेकंड चेंज करने की हमारे पास ऑप्शन भी है, ऑप्शन भी मीटर्स में है तो कैसे चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं 120 1 किलोमीटर में क्या 1000 मीटर होते हैं, यस यहाँ पे 1000 हो गया मीटर किलोमीटर और 1 आवर में 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 60 हर मिनट के अंदर हर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं यानी 60 × 60 सेकंड होंगे 1 आवर में यानी 3600 सेकंड होंगे 1 आवर में। ठीक यहाँ पे लिख देंगे 3600 सेकंड्स। ठीक है अब इसे सॉल्व कर लेते हैं इजीली कर लिया ठीक है और ये 10 पे और ये 3 पे इतनी अपने पास वैल्यू आ गई इसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड की एवरेज स्पीड की। बस अगर स्पीड इतना है और मैं चला कितना डिस्टेंस चलेगा 6 सेकंड में तो स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इसमें पुट कर देंगे। स्पीड है कितना 1 2 3 1000 बाय 3 इक्वल टू डिस्टेंस कितना टाइम 6 है 2 है तो डिस्टेंस कितना होगा कुछ गलती हुई है, ओ सॉरी ये 100 होगा 100 ना 20 से 20 करके और 1 0 0 अल्टीमेटली क्या 100 तो कितना हो गया 200 मीटर आ गया। ठीक है डिस्टेंस कितना आ गया 200 मीटर। ठीक है
A boy walks on straight road from his home to shop at 2.5 किलोमीटर away with speed this. पहले इसको करते हैं पे, ठीक है, 2.5 किलोमीटर गया बंदा, ओके, और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ गया, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, आफ्टर रीचिंग द शॉप ही इंस्टेंटली रिटर्न बैक, तुरंत ही पहुंचा और ऐसे फ्रॉम द होम विद स्पीड 7.5 किलोमीटर, ठीक है। अब डिस्टेंस नहीं देखा कितना दूर गया बैक में, क्योंकि यहाँ ये भी नहीं होगी उधर पहुंच गया, तो भी नहीं कह सकते कि 2.5 किलोमीटर पर चला। ये है इधर जाने की और इधर आने की, कह रहे हैं कि 7.5 किलोमीटर पर आवर है स्पीड इसकी, ठीक है। एवरेज स्पीड पूछी जाएगी बॉय की ओवर द इंटरवल फ्रॉम टाइम 0 टू 40 मिनट्स, यानी टोटल टाइम इस पूरी जर्नी में जो लगा है 40 मिनट्स का टाइम लगा, 40 मिनट्स का टाइम लगा, 0 टू 40 मिनट 40 मिनट का टाइम टोटल लगा, और ये पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन, कई चीजें करनी है। पहले तो सब किलोमीटर पर आवर में किसे चेंज करते हैं, आवर में कितना हो जाएगा 40/60 इक्वल्स टू 2/3 आवर, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, फिर 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। यानी 60 मिनट इज 1 आवर, तो 40 मिनट्स इज 40/60 आवर, यानी 2/3 आवर हो गया। क्लियर है ना? अब हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब पहले कंडीशन में देखा है कि एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस का टोटल टाइम, यानी पहले टोटल डिस्टेंस जाना होगा, फिर टोटल टाइम जाना होगा, कितना टोटल टाइम पता है कि 40 मिनट लगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना लगा होगा ये जानने के लिए देखते हैं कि इसमें कितना डिस्टेंस लगा स्पीड के साथ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं निकाला कि उधर पहुंच गया वापस आफ्टर रीचिंग द शॉप इंस्टेंटली रिटर्न बैक एंड वॉक होम विद स्पीड दिस, तो देखते हैं कि इस स्पीड के साथ कितना डिस्टेंस में चलिए, ठीक है। तो 2.5 किलोमीटर पहले इसके लिए क्या करना होगा, टाइम जाना होगा, क्योंकि केवल स्पीड है और टाइम पता चलेगा तो स्पीड निकालेंगे। टाइम कैसे पता चलेगा, टाइम निकाल लेते हैं पहले से, पहले इसका टाइम निकालें कि इस जर्नी में कितना टाइम लग गया, फिर टोटल टाइम से माइनस करते हैं, तो जो बचा हुआ टाइम होगा वही इस जर्नी में लगा हुआ सेकंड जर्नी रिटर्न जर्नी, और फिर उस टाइम स्पीड की उसका डिस्टेंस निकालेंगे। टाइम कैलकुलेट करते हैं पहले जर्नी का, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाते हैं, स्पीड कितनी लगी पर 5 लगी, 5 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना लगा 2.5 लगा, और टाइम टाइम की वैल्यू आ गई 2.5/5, 2.5/5 यानी कि 1/2 यानी आधा घंटा लगा, 30 मिनट्स लगे, यानी कि आउट ऑफ 40 मिनट्स 40 मिनट्स में से 30 मिनट कहाँ लगे इसमें अपने जाने में लगे। अब ये निकला 40 मिनट्स, यानी कि रिटर्न जर्नी जो थी वो रिटर्न टाइम कितना था 40 - 30 दैट इज 10 मिनट, 10 मिनट पहले से वापस आने, यानी इक्वल्स टू हो गया 1/6 आवर वापस की जर्नी के। तो वापस की जर्नी का डिस्टेंस निकालते हैं कितना कवर कर लिया इसमें, रिटर्न जर्नी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यानी d2 क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम करेंगे, t2 स्पीड कितनी थी 7.5 थी, यस 7.5, टाइम कितना है 1/6 है, यानी 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर, यानी इससे क्या पता चला कि बंदा भी घर पहुंचा, इससे भी काफी कम जर्नी कवर किया है ना, बंदा भी घर नहीं पहुंचा, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा देखते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना चाहिए, पहले 2.5 था प्लस 1.25 है, यानी अल्टीमेटली क्या आ गया 3.75 किलोमीटर ऑफ टोटल जर्नी हो गई है, ठीक है। अब बस अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे डायरेक्ट हमें क्या निकाल देंगे, इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है बस। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, इग्नोर, यहाँ करते हैं। एवरेज स्पीड कितनी होगी फिर, एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितना है 3.75 किलोमीटर, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम तो 40 मिनट्स लगे थे, यानी कि 2/3 तो 3 ऊपर ले जाते हैं डायरेक्टली, ये आ रहा है आंसर, ठीक है। अब जैसे सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा हमें मिल जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कर ही लेते हैं और कट कर देंगे इसे में, तो 1.875 ये आ गया, ठीक है, इंटू में 3 यानी कि 5.265 5.625 आंसर आ रहा है, ठीक है, 5.625 इसका आंसर आ रहा है किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या है इसका, कौन सा ऑप्शन है, 5.625 5.625 है, 25 पर 4 तो ये कितना हो गया, एक मिनट ऑप्शन मैच हो रहा है, ये तो नहीं है, 6 to 5 है तो इतना बैक नहीं जा सकता, 5 नहीं हो सकता, राउंड ऑफ आएगा तो भी 6 के करीब आएगा, और ये हो गया 6.1 समथिंग 6.2 करीब ये वाला, और ये हो गया 7.5 हो गया, फिर ये 1 पॉइंट समथिंग, तो ये भी नहीं होगा, ये भी दूर है, ये आंसर होगा, मोस्ट एक्यूरेट आंसर ये बनेगा इसका। और ये बात भी क्लियर है कि एवरेज स्पीड निकालनी है तो जो दो स्पीड हमें दी है उसके बीच में ही आंसर आएगा, 5 से कम नहीं जा सकता, 7.5 से ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू है, तो 5 तो नहीं होगी एवरेज स्पीड, 7.5 भी है, और 7.5 भी नहीं होगी क्योंकि ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, और 11 तो होगी नहीं, से ज़्यादा तो होगी नहीं, बाकी ऐसे अप्रोक्सीमेशन से गलत हो जाता है आंसर, लेकिन हमें एक्यूरेट सॉल्व करना चाहिए, ऑप्शन गलत है यहाँ पे, वहाँ पे आंसर 5.65 होना चाहिए था, लेकिन ठीक है 6.2 हम कह सकते हैं, ऑन एन एवरेज इसका आंसर ये वाला करेक्ट कहा जा सकता है, ठीक है। मैच कर लेते हैं आंसर 2 0, और इसका आंसर भी 0 था, 0 और 200, ठीक है, इसका दी भी नहीं रखा, इसका आंसर हम लिख देते हैं यहाँ पे, कितना आया था 5.625, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया। अगला क्वेश्चन, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेस वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 40 सेकेंड्स, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, यानी कि यहाँ पे यू हमारे पास 0 हो जाता है, ठीक है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो यू 0 हो गया, ठीक है, वेलोसिटी दे दी यानी v दे रखा है, और टाइम t दे रखा है, लेटर ड्राइवर अप्लाइज अ ब्रेक इन स्टॉप द कार डाउन फ्रॉम दिस टू दिस, यानी अगर दूसरे केस में देखें इसे u1 मान लेते हैं, ऐसे v1 मान लेते हैं, और इसे t1 मान लेते हैं, ये u2 हो गया, ये v2 हो गया,
और ये T2 हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। अब एक्सेलरेशन निकालना है दोनों केसेस में क्या होगा, ठीक है, दोनों को अलग अलग मानो, दोनों को अलग अलग, क्योंकि दो को अलग अलग निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे दिख रही है मेरे को, क्योंकि सब चीज़ें एक्सेलरेशन ही है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा देंगे फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में वेलोसिटी v फाइनल क्या है 10 है, इनिशियल कितनी है 0। क्वेश्चन में क्या था कि कार रेस्ट से स्टार्ट हुई और 10 मीटर पर सेकंड 40 सेकंड में आ गया, 40 सेकंड लगे उसे और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे वो आ गई है। यानी कि फाइनली इस जर्नी की जब बात करें तो v हमारा क्या हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लगा 40 सेकंड्स, और इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो u 0 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्म में, डाल ले चाहे फर्स्ट इक्वेशन मोशन के फॉर्म में लिख ले, एक ही चीज़ है दोनों। एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम है 40, बस क्या आ गया एक्सेलरेशन 10/40 आ गया, यानी 1/4, ठीक है, यानी 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन a1। अब निकालते हैं a2, ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v2 u2 a2 t2, ठीक है। अपने पास v2 कितना है 5 और u कितना 10 है। अब क्या जा रहा है कि जब बंदे ने ब्रेक लगाया तो वो 10 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड पे आ गई 10 सेकंड के अंदर, यानी इस केस के अंदर एक्सेलरेशन पूछे तो ये मेरा u हो गया और ये मेरा v हो गया। इनिशियल वेलोसिटी हो गई कितनी 10, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 5, और एक्सेलरेशन a2 और टाइम पीरियड कितना 10 सेकंड लगा। इस केस में मुझे दिख रहा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि स्पीड जो है मेरी घटी है, यानी रिटार्डेशन हुआ। तो -5 इक्वल्स टू a2 a2 10 आ गया, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, यानी -0.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ये यहाँ पे हमने देखा एप्लीकेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, स्पीडिंग अप एंड स्लोइंग डाउन, स्पीडिंग डाउन, ठीक है। अगला क्वेश्चन एमसीक्यू है और इसमें हमें मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। वेलोसिटी की क्या यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है 1, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है, एक्सेलरेशन की क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिटार्डेशन की होती है माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बी का 1, अच्छा 1 का बी यहाँ पे, ठीक है, बस यही आंसर है। 2 का डी, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर अब काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन कहता है चेंज स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड टू 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कहते हैं 6 मीटर पर सेकंड को 6 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं 1/1000 किलोमीटर होते हैं, और 1 सेकंड में कितने हावर होते हैं 1/3600, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे 18/5, ठीक, तो 6 × 18/5 बस हो गया 108/5 आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 121.6 किलोमीटर पर आवर। व्हाट नेम इज गिवन टू द स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन की बात करें जब, तो उस कंडीशन में स्पीड को क्या कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। व्हाट डू फॉलोइंग मेजर इन कार, ठीक है। स्पीडोमीटर क्या बताता है, स्पीडोमीटर कार के अंदर बताता है कि कितनी स्पीड पे है कार, कार की स्पीड कितनी है पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, क्या स्पीड चल रही है कार की, वो हमें स्पीडोमीटर बताएगा, ठीक है। तो स्पीडोमीटर क्या बताता है, स्पीड ऑफ कार। और ओडोमीटर क्या बताता है, ओडोमीटर बताता है टोटल डिस्टेंस कितना चला, ठीक है। स्पीडोमीटर से तो क्लियर है नाम, और ओडोमीटर में डी का हिंट लगा सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस जितनी चलती है वो हमें बता रहा होता है, ठीक है। स्पीड नहीं क्रिएट करेगा, किलोमीटर में यूजुअली शो करता है डैशबोर्ड पे आ जाता है व्हीकल के। स्पीडोमीटर स्पीड में से करेगा, ऑडोमीटर डिस्टेंस में से करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इज एग्जिबिटेड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी में क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्यों, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे बॉडी नीचे आती जाती है उसकी स्पीड होती है वो इंक्रीज होती जाती है, इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ये हमने करा भी था शायद, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये सिरा। Freely falling body cover unequal distance in equal interval of time, showing that it is non-uniform motion. This is because continuously gain speed due to constant acceleration caused by gravity, जो की वैल्यू थी g, इसकी वैल्यू देखी थी हमने कितनी थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे एवरेजली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह देते हैं, और ये पाई स्क्वायर की इक्वल भी होती है, वो सभी काम यहाँ पे। खैर, लेट अस बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट। यस, सो नॉन यूनिफॉर्म है। बस x ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 6 सेकंड्स, 6 आवर सॉरी, और y बस इतने डिस्टेंस को इस हावर के अंदर कैलकुलेट करिए कवर करिए। तो बताने कौन सी फास्ट है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा तेज चल रही है ना। तो पहले केस में क्या 360/6, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ये जा रही है। दूसरे केस में 427/7, यानी कि 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। तो कौन सी ज़्यादा तेज चल रही है, वाई वाली, वाई फास्ट चल रही है। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन
अटेन्स अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट। एक्सेलरेशन बताना, ठीक है। ट्रेन की स्पीड स्टार्ट करिए ट्रेन ने, यानी जीरो से स्टार्टिंग है, यानी कि स्टार्टिंग है या रेस्ट से आए तो यानी यू क्या होता है, दिस इंप्लाइज कि यू क्या है, जीरो है। और इतनी स्पीड हो गई, वी कितनी हो गई, फाइनल हमें कितनी दे दी गई है, 3 मीटर पर सेकेंड दे दी गई, ठीक है। टाइम कितना दे दिया, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड दे दिया। एक्सेलरेशन निकालेंगे, वी इक्वल्स टू यू प्लस 80, तो कितना है एक्सेलरेशन, वी कितना था 30 था, सॉरी 30, और यू जीरो है, ए नहीं पता, टाइम कितना 60 है, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इन क्वेश्चन को सेपरेट कर देते हैं ना, सोल्यूशंस को, रैंडम हो गया काफ़ी। यस और ये एक साइड था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सैटेलाइट व्हेन इट मेक कंप्लीट राउंड अलोंग इट्स सर्कुलर पाथ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि सर्कुलर पाथ पे कंप्लीट राउंड बना लिया इस सैटेलाइट में, ठीक है। ये कोई सैटेलाइट है, यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पाथ और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। वहीं अगर यहाँ पे डिस्टेंस पूछते तो क्या हो जाता, 2πr, अगर इसका रेडियस आर था तो 2πr हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइंड इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड व्हेन इट रोल फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू गया एंड देन टू आर, यानी कुछ इस तरीके का पाथ होगा, ठीक है। अब पहले केस में क्या है कि बंदा पी से क्यू गया, फिर क्यू से आर आ गया, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ, तो इससे मैं कुछ ऐसे करूँगा, डी टी और डी पी, डिस्टेंस 10+2, पहले इधर गया फिर इधर आया, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। फाइनल यहाँ के रुका पहले केस में, तो कितना हो गया ये 10, और ये 2 माइनस कर देंगे तो 10 - 2, ये कितना आ गया 12 आ गया, और ये कितना आ गया 8 आ गया। ये क्योंकि हम पहले समझ चुके हैं चीज़ों को, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन है, फाइनली कम बैक टू पी, यानी कि जहाँ से गया था, या थोड़ा कलर चेंज करते हैं, यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पे अब वापस आ गया, कह रहे हैं कि यहाँ तक आया फिर वापस आ गया, यानी इस केस में डिस्टेंस कितना हो गया 10+10, क्योंकि यहाँ आया फिर यहाँ आया, यानी ऐसा नहीं कि वापस से आ रहा है जाके आ रहा है, ये टोटल आर पे आया था फिर आर से वापस पी पे आ गया, यानी टोटल 10 ही कवर किया, एक बार गया एक बार आया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है तो 0 हो जाएगा, ठीक है, खत्म। ये क्वेश्चन भी हो गया डन। अच्छा था क्वेश्चन, बहुत सारे कंसेप्ट इस एक सिंगल पेज में हमने रिवाइज कर लिए। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कितने हो रहे हैं अभी, दो क्वेश्चन और बस, ठीक है, देन वी आर डन विद दिस। साइक्लिस्ट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। ही स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग विद रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एक्वायर्स द स्पीड ऑफ दिस डिस्टेंस डिड ही मूव इन एक्वायर्ड स्पीड, ठीक है। मेरे को कहा गया पहले स्पीड इतनी थी इसकी, फिर एक्सेलरेट करते हुए इतनी स्पीड पे आ गया, तो कितना डिस्टेंस चल गया। अब यहाँ पे मुझे क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, इनिशियल स्पीड दे रखी है मुझे, फाइनल स्पीड दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, और कितना डिस्टेंस चला ये पूछा जा रहा है। क्या यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगती नज़र आ रही है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल कितना हो गया 18 का स्क्वायर, और u कितना है 14 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना था 6 इंटू एस। इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस पोर्शन को, ठीक है। अब 18 का स्क्वायर क्या होता है वो करके देखना पड़ेगा, 18 से 64, 6 14 14 यानी 22, 2 1 1 3 3 2 4 आएगा, एक सेकेंड, और 14 का स्क्वायर 16 1 5 5 और 4 9 एंड 1 196 प्लस 12s, ठीक है। मैं 18 कंफर्म कर रहा हूँ, यस। अब 324 माइनस 196 क्या जाता है, दिस 14 एंड दिस 128 128 12s, 128 बाई 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 1 पे गया 0, 80 है, 80 तो 72 6 पे गया 6 6 6 7, इतना आ रहा है अपने पास, ये मीटर था ना, हाँ, एज आंसर सजेस्ट हो गया सॉल्व। तो बस अल्टीमेटली हमें करना क्या है, जो जो चीज़ें दी होती हैं उन्हें नोट कर लें पहले, है ना। क्वेश्चन तो बहुत सारे कर लिए, समझते हैं कि क्वेश्चन में अप्रोच लेना कैसे है, ठीक है। अप्रोच ही बस इतनी होती है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करेंगे, हमारे पास जो जो चीज़ें दे रखी हैं उन्हें हमने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है, और फिर उसे लिख लो क्या क्या दे रखा है, कैसे लिखो प्रॉपर गिवन, और नोट कर लो क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, ये दे रखी हैं, फिर लिखो कि क्या पूछा गया, टू सॉल्व लिखो,
टू सॉल्व में लिखो क्या लिखना है, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस था टू सॉल्व डिस्टेंस। अब आप देखो कि भाई मेरे पास कितने फॉर्मूले हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं और ये जो सॉल्व करना है वो भी आ रहा है, ठीक है। कोई फॉर्मूला ऐसा मत देखो, जैसे मैं अगर सोचता हूँ यहाँ पे कि मैं v इक्वल्स टू यू प्लस टी लगा दूँगा, लेके बैठ जाता, मेरे पास टाइम है ही नहीं, और इसमें इवन जो पूछा गया वो है ही नहीं, ऐसे ही नहीं है। अच्छा फिर चलो मेरे को एस का एक फॉर्मूला और पता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं कैसे करता, इसके अंदर तो फाइनल स्पीड तो है लेकिन टाइम नहीं दे रखी, टाइम नहीं दिया हुआ, जबकि मुझे तो फाइनल स्पीड दे रखी है। तो मैंने सोचा कि हाँ थर्ड इक्वेशन है जो कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s होती है, और इसके अंदर सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए और जो मुझे दे रखी हैं, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया। ये अप्रोच होता है क्वेश्चन का। हमने ग्राफ पढ़े थे 2-3, जस्ट एक सेकेंड। यस, सबसे पहला ग्राफ हमने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ठीक है। ये मेरा डिस्टेंस था, ये मेरा डिस्टेंस है, मेरा टाइम था, ठीक है। फिर मैंने पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी है, टाइम थी, स्पीड टाइम ग्राफ को लेते हैं चलो, ठीक है। अब कन्वर्जन सीख लेते हैं, जस्ट एक सिंपल कन्वर्जन। जब मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा था तो वो कौन सी कंडीशन थी, ये कंडीशन क्या कह रही थी कि मेरी जो है वेलोसिटी है फिर स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म मोशन है। अब इस यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाना है मुझे स्पीड टाइम ग्राफ, मुझे कहा गया कि ये ग्राफ दे दें, ये ग्राफ दे दिया, क्या कहा गया कि मुझे बताओ अपनी डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले डेटा इन्फर करो किससे क्या मिल रहा है, एक तो यूनिफॉर्म मोशन है और एक स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट यानी टाइम के साथ स्पीड चेंज नहीं हो रही, यानी कि ये वाला ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। इसको बना देते हैं प्रॉपरली। अब हमने जैसे कि अपने लॉन्च में बात करी थी कि फटाफट से हम क्विक नोट्स के साथ इस चैप्टर कवर करेंगे, तो इसकी क्विक नोट्स मैंने हैंड रिटन फॉर्म में रखी हुई है, तो अभी वहाँ पे ऐड नहीं, तो फटाफट से हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं पूरे चैप्टर को। मोशन हमने पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, हमारे पास मोशन था, मोशन क्या था, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इज मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। वहीं अगर रेस्ट की बात करते हैं तो जब ये चेंज नहीं आता उस समय वो रेस्ट होता है। दोनों ही कैसी टर्म है, रिलेटिव टर्म है, ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं इसको। फिर हमने देखा डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या था, टोटल पाथ कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखना ज़्यादा बेस्ट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगे, जब हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा होगा। अदर कंडीशन में डिस्टेंस जो है ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज बड़ा होगा बाकी केस में, और डिस्टेंस जो होता है वो अपने यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्टली, या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, यानी चला ही नहीं बंदा, या फिर चल रहा था पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीन हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो गया। फिर हमने देखा स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या था, स्पीड था डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना डिस्टेंस चले अपॉन में टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या थी, ये थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या चीज़ है, वेलोसिटी स्पीड विद डायरेक्शन, विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ जब हम स्पीड की बात करते हैं तुम्हारी वेलोसिटी में मिल के आती है, ठीक है। अगेन स्पीड पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो जाएगी, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। स्पीड वेलोसिटी की इक्वल कब होगी, अगेन जब बस रेक्टिलिनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। अदर केस में स्पीड बड़ी हो जाएगी वेलोसिटी से, क्यों बड़ी हो जाती है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहेगा अदर देन स्ट्रेट लाइन मोशन। जब एक सर्कुलर मोशन हो रहा है ऐसे, ठीक है, प्रॉपर ड्रॉ करेंगे सर्कुलर। इस मोशन के अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, यहाँ से स्टार्ट होके नहीं आ गया, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल है। इस केस में और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्टेंस कितना होगा इस केस में 2πr होगा। वैसे ही वेलोसिटी जीरो होगी और डिस्टेंस स्पीड कितनी हो जाएगी, इस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, इस केस में स्पीड क्या हो जाएगी 2πr/t, जब इसका आर क्या है, रेडियस है, ठीक है, ये देखा। फिर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट, v माइनस u/t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन एक है, तीन इक्वेशन थी, v इक्वल्स u प्लस at, ठीक है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। बस ये चैप्टर इतने में खत्म, इतना ही था इस चैप्टर में, ठीक है। नाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर। ओके, सो जैसा भी लगा चैप्टर कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में अपलोड करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे बायोलॉजी का, जो कि है सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। थैंक यू।